एलिजाबेथन थिएटर और साथ ही साथ जो है होमोसेंट्रिक का एक परफेक्ट एग्जांपल जूलियस सीजर। आज जिस वर्क को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द जूलियस सीजर। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी कि 16th सेंचुरी के एंड में ये वर्क लिखा गया है 1599। और ये जो राइटिंग है ना पैरेलल वे और पैरेलल वे में मूव कर रही है। पैरेलल वे में इस तरह से क्योंकि शेक्सपियर इस टाइम पे एक वर्क और लिख रहे हैं दैट इज़ दी हैमलेट। हैमलेट ठीक है, तो हैमलेट लिख रहे हैं और एक वर्क और है दैट इज़ द जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर एंड दी हैमलेट दोनों को सेम टाइम पे ही लिखा जा रहा है अराउंड 1599, जहाँ पे शेक्सपियर जो है अपने हैमलेट के लास्ट वाले सीन पे पहुँचे हैं। इट मीन दैट एंड ऑफ द राइटिंग जो लिख रहे हैं वो हैमलेट का लिख रहे हैं, द सेम टाइम द जूलियस सीजर को भी लिख रहे हैं। वैसे इसकी जो फुल टाइटल है इस वर्क का दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द जूलियस सीजर। पर पहले इस राइटिंग के नाम को बदलने की कोशिश की गई थी, यानी शेक्सपियर इसका नाम कुछ और लिखने वाले थे। दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस एक कोर कैरेक्टर है इसमें। जब हम इस कहानी को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा द सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रूटस, कि ब्रूटस कितना ज़रूरी कैरेक्टर है। और इसी तरह से कि ब्रूटस को लिखने, क्योंकि देखो ब्रूटस इस कहानी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेगा। तो और बिल्कुल जो कहानी में अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ट्रेजेडी का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है जहाँ पे हम दो चीज़ की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है ये दो चीज़ क्या है। अकॉर्डिंग टू हम एरिस्टोटल के पोइटिक्स से बात करेंगे तो किस तरह से एरिस्टोटल के पोइटिक में हम समझते हैं कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हमारा बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो एक फ्लॉ करेगा, एक गलती करेगा। और इस गलती को हमर्शिया कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हमर्शिया। HAMARTIA हमर्शिया कहते हैं। उसके बाद जब उसे अपनी गलती का पता चल जाता है दैट इज़ कॉल्ड एग्नोसिस। ठीक है, तो हम इसको इसलिए समझ रहे हैं कि एक तो क्लासिकल थीम है बट शेक्सपियर इज़ टू मच डिफरेंट फ्रॉम दैट क्लासिकल राइटर। तो क्लासिकल राइटर से शेक्सपियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जिस तरह के जूलियस सीज़र को लिखा गया, जो टाइटल है वो जूलियस सीज़र डाला गया और आपको मैं बताऊँगा जूलियस सीज़र के बारे में। पर यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी है कि जूलियस सीज़र की जगह ब्रूटस को लिखा जा रहा था। इट मीन द ट्रेजेडी ऑफ द ब्रूटस, क्योंकि यहाँ पे ब्रूटस ने एक फ्लॉ करा ड्यू टू द कैशियस। जब आपको कहानी पता चलेगी उसके बाद आपको समझ भी आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी कहानी के टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस लिखने वाले थे इस कहानी का टाइटल, पर बाद में इसको जूलियस सीजर पे सेट किया गया क्योंकि इस तरह से एकदम से मोनार्कियल फॉर्मेट में, यानी एक सिंगल यानी डिस्पोटिज्म और डिस्पोटिक के थ्रेड से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पे लेके आने का एक तरीका, इसीलिए शायद जूलियस सीजर को चुना गया। क्योंकि ये अपने टाइम पे जो है जैसे कि देखा गया कि ये मोनार्कियल यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वॉर में बहुत जीत हासिल करी। इसके बाद सबको थ्रेट होने लग गया था कि कहीं ना कहीं जो रोमन एम्पायर है वो उसमें ये कहीं एक डिस्पोटिक रूलर ना बन के उभर के आए और मोनार्कियल गवर्नमेंट ना सेट हो जाए। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए जो है वो ब्रूटस ने ये बलिदान दिया है। बट स्टिल द ट्रेजेडी ऑफ द जूलियस सीजर, अब इस राइटिंग का नाम है तो हम ये लेके चलते हैं। इसके बाद द फेमस कोटेशन जो हम इसमें याद करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वैसे भी याद रखना है आपको, दैट कोवर्ड्स डाई द मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ बट वंस। कि डरपोक 100 बारी मरता है अपनी असली मौत को चखने से पहले, पर जो बहादुर होता है, वेलिएंट विच से पावरफुल जो होता है, वो सिर्फ एक बार ही चखता है। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड इट सीम्स टू बी द मोस्ट स्ट्रेंज दैट द मैन शुड फियर। जितने भी मैंने अजीब अजीब बातें सुनी उनमें से सबसे एक अलग सा डर जो है वो ये है डेथ को लेके, दैट सीइंग दैट डेथ अननेसेसरी एंड विल कम व्हेन इट विल कम। मौत से क्या डरना, जो आएगी वो तो चीज़ आएगी। ये जो पूरा हमारे पास जो लाइन है दैट वन इज सेड बाय द जूलियस सीजर। और शेक्सपियर की खासियत यही है कि जो भी कैरेक्टर को ये लिखते हैं या जिसके ऊपर इन्होंने ड्रामा प्लॉट किया है और वो ऐसा लगता है कि दिस इज़ द रियल हिस्ट्री, कि यही सच में एक रियल हिस्ट्री है। पर ऐसा नहीं है। शेक्सपियर बहुत ही परफेक्ट थे अपने कैरेक्टर को चुनने के लिए। उसके बाद उसके साथ साथ वो इस तरह से हिस्ट्री को ब्लेंड किया करते थे कि जो जो रीडर है, रीडर कंफ्यूज हो जाता है कि इज़ दिस द रियल हिस्ट्री, कि क्या यही जूलियस सीजर की रियल हिस्ट्री है और दिस समथिंग डिफरेंट। पर जहाँ जूलियस सीजर की बात की जाती है बहुत ही वेलिएंट एंड पावरफुल रोमन एम्पायर में, जिसको हम बोलते हैं 15 यानी 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का एंड हो गया। और 15th ऑफ मार्च जिसे बोला जाता है 44 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, यहाँ पे जूलियस सीजर का एंड हुआ। और जूलियस सीजर के बाद जो है अगस्टस
जिसके नाम पे एक मंथ रखा गया है, अगस्त का महीना। द सेम इज़ द फेब। फेब का नाम जो रखा गया है वो आपको कहानी में पता चल जाएगा। एक फेस्टिवल है, उसके ऊपर ये जो फेब का नाम रखा गया है वो रखा गया है। तो बहुत कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं जूलियस सीज़र के रिगार्डिंग। और जूलियस सीज़र का ये जो सेट है और जिस तरह से हिस्ट्री को परफेक्टली ब्लेंड किया शेक्सपियर में, दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ द शेक्सपियर। और यही है जो लाइन्स है। और जो जूलियस सीज़र के बारे में देखो, 3 रूलर बहुत ही पावरफुल रहे हैं और इनकी तलवार में भी सच में शक्ति मानी गई है। द फर्स्ट वन इज़ द किंग आर्थर। एक तो पहले नंबर पे आर्थर का नाम आता है। द सेकंड वन इज़ द जूलियस सीज़र एंड द थर्ड इज़ द अशोका। तो हमारे इंडिया का अशोका, ठीक है। तो वो ये जूलियस सीज़र के रिगार्डिंग हम करने वाले हैं। पर जो किस तरह से जो एग्जैक्ट है, जो परफेक्शन है वो शेक्सपियर का आप देखोगे और आप भी खुद कंफ्यूज हो जाएगा, इज़ दिस द रियल हिस्ट्री। पर हाँ, ये भी रियल हिस्ट्री है बट नॉट दैट हिस्ट्री। बट स्टिल इस तरह से लिखा गया ये, क्योंकि यहाँ पे असैसिनेशन लिखा गया ऑफ द जूलियस सीज़र, उसके ऊपर ये प्लॉट, इस पूरी की प्लॉटिंग उसी के ऊपर की गई है। अब शुरू करते हैं हम। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम मूव करते हैं तो गेयर्स द जूलियस सीज़र, जो कि 100 BCE से लेके 15 मार्च 44 BCE तक रहा। एंड द सीज़र फॉर्म द पॉलिटिकल अलायंस। अ सीज़र, देखो ये ट्राइमोरेट जिसे हम बोलते हैं, ट्राइमोरेट, ये ट्राइमोरेट के थ्रू रूल किया करते थे। यानी जो तीन है, तीन रूल करते थे पूरे रोमन एम्पायर पे। एक तो हमारे पास है दैट इज़ द पॉम्पे, और दूसरा हमारे पास था क्रेसस, और तीसरा जूलियस सीज़र। ये तीनों मिल के रूल किया करते थे। तो सीज़र ने जिसमें कई सारे वॉर लड़े और उसके बाद इसने रोमन एम्पायर को यहाँ तक कि ब्रिटेन तक एक्सटेंड करा। और इतना ज़्यादा कि इवन दैट लेड टू द सिविल वॉर के उस एरिया में, यानी रोमन एम्पायर में भी सिविल वॉर होने लग गया। दैट विक्ट्री लेड टू हिज प्रोक्लेम दैट डिक्टेटर फॉर द लाइफ। सबको लगने लग गया कि अभी जो जिस तरह से रूल चल रहा है वो ट्राइमोरेट के फॉर्मेट में है। पर जूलियस सीज़र ने जब पोम्पे को मार दिया, जब पोम्पे को ही मार दिया, तो सबको लगने लग गया कहीं ना कहीं जूलियस सीज़र जो है वो डिक्टेटरशिप में ना ले आए पूरे रोमन एम्पायर को। इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए शेक्सपियर ने इसी तरह की गवर्नमेंट के ऊपर एक राइटिंग को अपने बेस किया इस राइटिंग को। पर कहीं ना कहीं इस राइटिंग का एक तर्क भी रखा गया। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिटार। एक क्रिटिकल और पॉलिटिकल कमेंट है उस पीरियड ऑफ राइटिंग, इट मीन द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। शेक्सपियर और सबको पता था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है अब वो जाने वाली है और वो बूढ़ी हो गई है। इसके बाद जो रूलर आएगा वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में इंग्लैंड को ना ले जाए। तो उसी थ्रेट को एक प्रिकर्सिव वे में जूलियस सीजर के फॉर्मेट में रखा है सामने। तो यानी यहाँ पे शेक्सपियर है और शेक्सपियर सोच रहे हैं किस ऐसे कैरेक्टर को पास्ट में उठाया जाए, जिस तरह से मैं ऐसे सिनेरियो को दिखाऊं कि अब जो नेक्स्ट रूलर है वो उस तरह से ना बन जाए जैसे जूलियस सीजर के टाइम पे थ्रेट आ रहा था। इसीलिए सीजर बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि शेक्सपियर के माइंड में बिल्कुल परफेक्ट था। और शेक्सपियर हमेशा स्लॉटिंग डाउन कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो कैरेक्टर को प्लेस करना शेक्सपियर से परफेक्ट कोई नहीं जानता था। इसीलिए शेक्सपियर ने हिस्ट्री में ऐसे कैरेक्टर को चुना जहाँ पे सिर्फ थ्रेट था। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि ऐसा ही किया होगा, क्योंकि जूलियस सीजर को उससे पहले ही ब्रूटस ने मार दिया और एक सीनेटर और पूरा एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी, एक पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया था। बट स्टिल एक थ्रेट था, वही एक प्रिकर्सिव थ्रेट जो है वो यहाँ पे लग रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है, जैसे कि हमें पता है जेम्स वन बैठे द डेट्स द जैकोबियन एज। पर वो जो थ्रेट है कि कहीं इस तरह का जो है होमोसेंट्रिसिज्म और जो रेनेसा यानी होमोसेंट्रिक पॉइंट कि जो ह्यूमैनिटी की क्वालिटी जिस तरह का एलिजाबेथन थिएटर रहा है, एलिजाबेथन लिटरेचर रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा ना होने लग जाए। उल्टा सीधा का मतलब है कहीं डिस्पोटिज्म ना आ जाए और कहीं सेंसरशिप ना लगा दिया जाए। इस तरह का जो खतरा है उसी को यहाँ पे बेस करके उस टाइम पे जूलियस सीजर राइटिंग को सबके सामने रखा। उसमें तो देखो जूलियस सीजर के अदर बुक्स में एक तो सिंपल कंसेप्ट है, जिस समय जूलियस सीजर लिखा जा रहा था एट द सेम टाइम एक और ट्रेजेडी लिखी जा रही थी, दैट इज़ द हैमलेट। इट्स अ परफेक्ट ट्रेजेडी। और इन सब में कुछ एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि घोस्ट का कंज्यूर अप होना, यानी घोस्ट के सीन को ऐड करना, दैट इट्स द गॉथिक टेस्ट टू राइटिंग। तो गॉथिक टेस्ट को ऐड किया जा रहा है इन राइटिंग। जो जो घोस्ट का सिनेरियो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। तो ये जो घोस्ट का है कि किस किस राइटिंग में जो है वो जो शेक्सपियर वो जो घोस्ट को यूज़ किया करते थे। तो ऐसे 5 प्ले रहे हैं जिसमें कि शेक्सपियर ने घोस्ट को यूज़ किया है। द फर्स्ट वन इज़ अगेन द जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में इस्तेमाल करा है, पर उससे पहले हैमलेट को पैरेलल लिखा जा रहा था, तो हैमलेट। तो एक तो हैमलेट हो गया, एक जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में भी यूज़ किया जब हम कहानी के थ्रू मूव होंगे।
तो हमें दिखेगा कि किस तरह से एक्ट 4 में जो है, जहाँ की एक फेमस लाइन है, दैट अनदर मीटिंग द राइट एट फिलिपी, द गॉट इट सी यू एट फिलिपी। ठीक है, ये लाइन बोली गई है, एंड दैट इज़ द स्पोकीनेस वे ऑफ द घोस्ट, कि घोस्ट सिर्फ एक तरह से चीज़ों को बता रहा है, समझा रहा है। द सेम इज हियर द हैमलेट। हैमलेट में भी देखने को मिलता है, अगेन हेनरी सिक्स में भी इस्तेमाल करा इन्होंने घोस्ट का। उसके बाद और भी यूज़ किया है, जैसे कि रिचर्ड थर्ड, ये सब हिस्टोरिकल राइटिंग है, रिचर्ड थर्ड, हेनरी सिक्स एंड जूलियस सीजर। तो देख रहे हैं हम कि 3 ऐसी राइटिंग है जहाँ पे जो है इस तरह के घोस्ट को इस्तेमाल किया, और हैमलेट हमारे पास फोर्थ हो गई। ठीक है, उसके बाद है मैकबेथ। मैकबेथ भी एक रियल एक हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है। तो मैकबेथ भी एक कैरेक्टर है, हेनरी सिक्स भी कैरेक्टर है, रिचर्ड थर्ड भी कैरेक्टर है, और इवन जूलियस सीजर। तो 5 में से 4 हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं जिसमें कि घोस्ट का यूज़ किया गया है। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है अबाउट द परफेक्शन ऑफ शेक्सपियर, जो मैं आपको बार बार ही बोल रहा हूँ, कि घोस्ट का यूज़ करके कैसे आगे सीन को सेट करना है, एंड इवन कई जगह प्लॉट को इंटरवूव करना होता है, इंटरवाइन करना होता है। तो इस तरह के कंसेप्ट में शेक्सपियर बहुत परफेक्ट थे। तो घोस्ट जैसे सीन को यूज़ करके वो अपने प्लॉट को जो है, सब प्लॉट को मेन प्लॉट से कनेक्ट करते थे। अब की फैक्ट्स में क्या है, देखो, पूरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ द जूलियस सीजर है। 1599 इंग्लैंड में सीन सेट है, 1623 में पब्लिश हुई है। ये आपको पता होगा, फर्स्ट फोलियो के अंडर पब्लिश हुई थी ये सारी वर्क, क्योंकि इससे पहले जो है शेक्सपियर की किसी वर्क को पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि वो ड्रामा लिखते थे और ड्रामा को सिर्फ परफॉर्म किया जाता। और एक बेस्ट लाइन अबाउट द शेक्सपियर है, दैट द शेक्सपियर इज़ नॉट इन लाइन बट विद इन लाइन्स, कि शेक्सपियर को लाइन्स में बयान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा ओरिएंटेशन करना है, ड्रामा सेट करना है, इसके बाद कैरेक्टर को प्लेस करना है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, उसके बाद डायलॉग का परफेक्शन, जो कि आप राइटिंग में मेंशन नहीं कर सकते। इसीलिए कई लोगों को, इवन द क्रिटिक को, लोगों को नहीं, क्रिटिक को, है ना, तो क्रिटिक कई ऐसा मानते हैं कि शेक्सपियर के वर्क को लिखा नहीं जाना चाहिए, उसे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में इमोशन के साथ साथ जो परफेक्शन है वो बहुत ही अलग होता है। तो रियल शेक्सपियर जो है कभी लाइंस में आ ही नहीं सकता। बट स्टिल फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश किया गया 1623 में। और रेनेसा पीरियड है, रेनेसा मीन्स अगेन द रिवाइवल, रीबर्थ, होमोसेंट्रिक। अब इस टाइम पे हो तो आपको पता ही होगा रेनेसा का मतलब क्या है, होमोसेंट्रिसिज्म, इट मीन दैट ह्यूमन क्वालिटी एंजॉय करनी है। इससे पहले थियोसेंट्रिक पे पूरी दुनिया थी। थियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कंसिडर मॉरल प्रिंसिपल पे चलना, बाइबल को फॉलो करना, बाइबल के रूल के हिसाब से जो है प्ले दिखाए जाएंगे, मॉरल लेसन दिया जाएगा उसके बेस पे। बट दिस इज़ डिफरेंट वन। थियोसेंट्रिक से होमोसेंट्रिसिज्म पे शिफ्ट होना, दिस इज कॉल्ड द रेनेसा, जिसकी शुरुआत इटली में हुई थी। और अगर हम, और इटली एंड द रोम द सेम इज हियर। और ट्रेजिक ड्रामा है और हिस्ट्री प्ले है, बिल्कुल सही। द रोम एंड दी रोम के ऊपर लिखी गई है, और ब्रूटस के सुसाइड, दैट इज़ द क्लाइमेक्स। और 5 एक्ट में शेक्सपियर लिखा करते थे। वो सीन है किस तरह से राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स, इन सबको मेंटेन करना है। बट स्टिल एंटी क्लाइमेक्स मूव नहीं होता था, अप टू द एंड द क्लाइमेक्स को लेके आया जाता था। सेनेका ट्रेजेडी पे बेस है और सेनेका स्टाइल को फॉलो किया गया। सेनेका एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, जो कि इस तरह के डेथ सीन को ज़्यादा इसमें दिखाते। तो सिनेका कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें, और उसी तरह से इसको रखा गया। एंटागोनिस्ट की बात करते हैं अगर विलन की, दैट इज़ द कैसियस। कैसियस रिसेंबल करता है द सेम दैट ऑफ द इयागो, जो कि ओथेलो में है। तो जिस तरह का इयागो है, एक बहुत अच्छा परसुएडर, जो कि मना सकता है, इतनी अच्छी तरह से मनाया इसने, इवन एट द एंड, यानी सीजर बच सकता था अगर हम इस हिस्टोरिकल प्ले के थ्रू मूव करते हैं। रिगार्डिंग टू द डायलॉग बिटवीन द कल्पर्निया, द वाइफ ऑफ द, जो है हमारे पास जूलियस सीजर, जूलियस सीजर की वाइफ उसे उस दिन मना करती है, बट स्टिल। और उसके साथ साथ जो है कि किस तरह उस समय हमें डेसियस देखने को मिला, उसने मनाया। और कैसियस की प्लॉटिंग, कैसियस ने ही ब्रूटस को मूव करा और ब्रूटस ने फिर सीजर को मारा। तो दिस इज़ द मेन, हम बोल सकते हैं दिस इज़ द विलन ऑफ द राइटर, ऑफ द राइटिंग, सॉरी। और ये क्या है, दिस इज़ द ड्रामा, ये ड्रामा है। तो एक चीज़ फिर से वही बात, कि इसको परफॉर्म करना चाहिए, लिखा नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पे है एक्स्ट्रा क्रेडिट। देखो, एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर द जूलियस सीजर क्या है, सबसे पहले टाइम रैप। टाइम को रैप किया गया। शेक्सपियर इसमें भी, मैं क्या, प्लेस एंड एक्शन इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करते थे। वो अपने हिसाब से जो है रूल को चलाते थे, जो कि क्लासिकल अगर हम बात करते हैं रूल है। यानी अगर हम बात करें एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटलियन कंसेप्ट, एरिस्टोटल ने पोइटिक लिखी थी, उसमें कई सारे रूल्स हैं कि किस तरह से ट्रेजेडी को लिखा जाना चाहिए। मीडिया रियाज से फॉर्मेट में चलना चाहिए, बीच से शुरू हो, फिर पीछे जाए, फिर आगे की तरफ मूव हो, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो फ्लॉ करेगा, इस तरह की गलतियां करेगा, हेमर्शिया कहेंगे, एग्नोसिस कहेंगे।
पर ऐसा कोई रूल जो है वो जो शेक्सपियर जो है वो फॉलो नहीं करते थे। इनका अपना खुद का एक स्टाइल था राइटिंग का, जो कि देखने को भी मिलता है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट, कि किस तरह से जो है टाइम को रैप किया गया है, टाइम कन्वेंशन को रैप किया गया। सीज़र का जो पोम्पे को हराना है, और जो पोम्पे को पूरा फॉर्मेट, ये 2 साल का है, और इस 2 साल को 2 महीने में जो है वो पूरा समेट दिया है इस राइटिंग में। और मैं यही कह रहा हूँ कि किस तरह से हिस्ट्री को मोल्ड करना है, ये जो मोल्डिंग है दैट इज़ द परफेक्ट, और वो जो है शेक्सपियर से परफेक्ट कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए शेक्सपियर का आज इतना नाम है कि आप कहानी को तो उठा रहे हो, पर आपको टाइम को कहाँ रैप करना है, किस तरह से आपको सीन को सेट करना है, ये सब शेक्सपियर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और ये जो लाइन है दैट इट यू ब्रूटे, इट मीन दैट यू ऑल्सो ब्रूटस, कि तुम भी, कि तुमने भी ये किया। जब ये ब्रूटस, जो कि बहुत अच्छा दोस्त था सीज़र का, और उसने सीज़र के को स्टैब किया पीछे से, यानी पीछे से चाकू मारा, तब ये लाइन बोली गई है बाय सीज़र, जो सेंट्रल कैरेक्टर है यहाँ पे। तो ऐसा है यहाँ पे, देखो कि किस तरह से द ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस होना चाहिए इस पूरी कहानी का वो। सीज़र डाइज लेस देन हाफ वे, सीज़र, जूलियस सीज़र सिर्फ आधे तक है इस कहानी में। उसके बाद जो कहानी में लीड कर रहा है दैट इज़ द ब्रूटस। ब्रूटस स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, और बहुत कम लाइन जो है वो सीज़र की है, पर हम बोल सकता हूँ मैं वेलियंट और पावरफुल और पोटेंटफुल लाइन है। बट स्टिल ब्रूटस की भी लाइन बहुत परफेक्ट है। तो ऐसा माना जा सकता था कि इस तरह से प्लान किया गया था कि इसे ट्रेजेडी ऑफ ब्रूटस, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, वही सारी बातें यहाँ पे है। देखिए, देखो समरी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, नहीं तो हमें कुछ पता ही कैसे चलेगा। एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे बहुत रखना है कि ऐसा कहीं आपको नहीं जाना कि आप ऐसे समझ रहे हो कि जूलियस सीज़र के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी इन यूट्यूब, पर कई जगह ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया भी जा रहा है कि किस तरह से जूलियस सीज़र जो है वो एक तरह फ्रिजाइल, मीक और वुमेन लाइक वो दिखाया गया है, जैसे उल्टे-सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे उससे आप प्लीज़ बच के रहो, क्योंकि इस तरह से नॉलेज पोल्यूट होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बट स्टिल यहाँ पे हमें कोई भाषणबाजी नहीं करना है, तो हम मूव करते हैं समरी के रिगार्डिंग, कि समरी जब हम मूव करेंगे तो इसमें कहानी को बहुत परफेक्ट देखना है हमें, और किस तरह से इतना पावरफुल जो कैरेक्टर है, जिसको इतना ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, और इवन जहाँ से हम अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल अगर देखते हैं तो एक तो अमेरिका से, उसके बाद जब पीछे हम और मूव करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और पीछे की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ द टाइम पीरियड, इट मीन हम रोमन एम्पायर की जूलियस सीज़र के टाइम से जो है उसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं द प्ले ओपन्स विद द जूलियस सीज़र, दैट इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर, द पावरफुल कैरेक्टर। द ट्रायम्फल एंट्री होती है उसकी, ट्रायम्फल एंट्री का मतलब है बिल्कुल शानदार एंट्री होती है उसकी। तस्वीर, उसकी जो मूर्ति है लगा रखी है हर जगह, हर चौराहे पे उसको बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, फूल वगैरह लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रीडर ओपन करता है इस पूरे ड्रामा को, तो उसे पता चला जूलियस सीज़र जो है उसने अभी जीत हासिल करी है। और जीत हासिल किस पे करी है उसने? पोम्पे को हराया है। यानी इससे पहले पोम्पे रूल कर रहा था, जिसकी ज़्यादा चला करती थी रोम में। तो यानी पोम्पे का रूल था, पोम्पे को हरा दिया। अब जूलियस सीज़र जो है अब वो माना जाएगा यहाँ का इवन, इट मीन वो जीत गया है, तो अब वो रूल करेगा। तो जिस जो पोम्पे के कुछ सपोर्टर थे, जहाँ पे जो कहानी में कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जो कि इस समरी के अंदर जो है जिसे इंक्लूड नहीं किया गया, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारे पास म्यूरिलस, म्यूरिलस, और दूसरा हमारे पास है दैट इज़ द फ्लेवियस। तो फ्लेवियस और म्यूरिलस, इन दो माइनर कैरेक्टर से हमें पता चलता है, जैसे ये प्ले की शुरुआत होती है तो वो सभी लोगों को, वहाँ जितने भी लोग हैं जो सजा रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उन्हें आके बोल रहे हैं कि क्या क्या कर लिया तुम, किस तरह से पहले किस तरफ थे अब किस तरफ मूव हो गए। और ये डिक्टेटरशिप की आवाज़ है, जूलियस सीज़र एक बहुत बड़ा तानाशाह बनने वाला है। तो इस तरह से करके रोम की कुछ जनता को जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो म्यूरिलस और फ्लेवियस हैं। ये कहीं ये पहले पोम्पे के सपोर्टर थे, वो क्या सभी के सब पोम्पे के सपोर्टर थे, क्योंकि पोम्पे का रूल था। अब पोम्पे जैसे ही हार गया तो जूलियस सीज़र, तो सब जूलियस सीज़र की तरफ मूव हो गए। पर म्यूरिलस और फ्लेवियस बताते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये आने वाली डिक्टेटरशिप की एक आवाज़ है। इस तरह से शुरुआत होती है। इट्स ऑल्सो द फीस्ट ऑफ द ल्यूपिकल। अब ल्यूपिकल का फेस्टिवल है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक बारी ल्यूपिकल का मतलब और समझना बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि ल्यूपिकल है क्या, और क्या इससे चीज़ निकल के आएगी। तो नॉर्मल से जैसे हम कैसे समझ, देखो फर्स्ट थिंग तो ये समझ आया, ल्यूपिकल एक फेस्टिवल है जिसमें 15th ऑफ फेब को मनाया जाता है। रोमन फेस्टिवल था ये,
ठीक है, इसे 15th ऑफ फेब को मनाया जाता है और फेब जो मंथ है इसका नाम भी यहीं से आया है। इससे पहले फेब मंथ का जो है वो नाम नहीं था। तो रोमन कैलेंडर जो आज हम देखते हैं दैट इज द रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर में पहले 10 मंथ्स थे जो कि मार्च से शुरू होता था, जिसकी शुरुआत मार्च से होती थी। बाद में जैन और फेब को ऐड किया गया, तो जो फेब को ऐड किया गया वो इस फेस्टिवल से ही ऐड हुआ है। अब इस फेस्टिवल का जो है इसमें एक सबसे पहले फेस्टिवल मनाते क्यों हैं? ये फेस्टिवल दो चीज़ के लिए मनाई जाती है। द फर्स्ट इज़ दी हेल्थ और दूसरी है फर्टिलिटी। स्वास्थ्य के लिए और फर्टिलिटी के लिए, वुमेन की फर्टिलिटी के लिए, कि वुमेन किस तरह से जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आप इवन गूगल भी करके निकालते हो तो उसमें आपको साफ लिखा आएगा, इसे दियस फेब्रोटिस कहते हैं। और जहाँ पे फेब्यूरा, फेब्यूरा का मतलब क्या है, यही फेब्यूरा शब्द से जो है वो फेब मंथ का जो है वो नेम आया है। तो ये फेब्यूरा क्या है यहाँ पे, तो फेब्यूरा के सिंपल मतलब होता है कि दिस इज़ द गॉड, और ये प्योरिफिकेशन वाली गॉड है कि जो हेल्थ और फर्टिलिटी दोनों को लेके आती है, इस तरह की गॉड। तो इस तरह की गॉड का जिक्र किया गया जिसका नाम फेब्यूरा रखा गया है। इसको इस तरह से मनाया जाता है, इसमें एक जो जवान होगा, लड़का होगा, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो भागते हैं इसमें। कैसे भागते हैं कि एक कोई भी एक उनके पास जानवर की चमड़ी होगी, उस जानवर की चमड़ी को वो खून में डुबोते हैं, और वो जो खून होता है वो गोट और डॉग यानी बकरी और कुत्ते का खून जो है उसके अंदर डुबोते हैं। उसके बाद उसी ब्लड से जो है अपने सर पे वो लगाते हैं, उस वो जो ब्लड है उसके अंदर चाकू डालेंगे और चाकू को अपने सर पे लगाएंगे, एक निशान बनाते हैं सर के ऊपर। फिर उसको उसके बाद उस जो चमड़ी है जिसको डुबोया उसको लेके भागते हैं। उसको उस लेदर के पीस को जो जो हाथ लगाता जाएगा तो वो यानी फर्टाइल होता जाएगा। तो इसी में सीज़र की वाइफ़ को भी दिखाया गया है सीन में, जब आप बिल्कुल डीप में जाते हो इस कहानी के, कि सीज़र की वाइफ़ भी वहीं है और एंटनी जो है वो लेके भाग रहा है, और वो पूरे वो लेदर का वो जो पीस है उसको लेके भाग रहा है। उसको टच करते के साथ साथ जो है फर्टाइल, क्योंकि सीज़र की वाइफ़ यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं है कहानी में, तो उसकी इसलिए मतलब इस तरह का प्योरिफिकेशन वाला फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। तो इसी फेस्टिविटी में एक सूदसेयर आ गया। सूदसेयर का मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं, उसने सीज़र को वार्न करा, बीवेयर्स ऑफ द आइडियाज़ ऑफ मार्च, कि 15 मार्च को से तैयार रहना। 15 मार्च से तैयार रहने का मतलब ये है कि 15 मार्च को तैयार रहना, कुछ उल्टा होने वाला है। एन ओमन सीज़र क्विकली डिसमिसेस, और उसके बाद सीज़र उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। द मेन वाइल द कैसियस ट्राइज टू परसुएड द ब्रूटस दैट द सीज़र इज डेंजरसली एम्बिशियस। अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, बहुत फेस्टिव मौसम है, बहुत सब कुछ मनाया जा रहा है। सीज़र की एक तरफ विक्ट्री है, दूसरी तरफ जो है ल्यूप्रिकल फेस्टिवल है। इसी भीड़ में जो है कैसियस एक कैरेक्टर जो कि रीडर को देखने को मिलता है जैसे वो पढ़ते हैं, तो कैसियस आता है, वो ब्रूटस को बनाता है। वो ब्रूटस को दिमाग में वो बात डाल जाता है कि दैट सीज़र आने वाले टाइम पे एम्बिशियस हो सकता है, महत्वाकांक्षी, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, एक तरह से डिक्टेटरशिप चलाएगा वो। तो ब्रूटस एडमिट्स दैट ऑल्दो ही लव्स सीज़र, ब्रूटस भी मानता है हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल, एंड द सीज़र टू बिकम अ किंग, कि सीज़र अगर राजा बनने की कोशिश कर रहा है तो वो मोनार्कियल रूल को फॉलो करवाएगा और उसके बाद डिक्टेटरशिप को लीड करने वाला है। ही डिज़ायर द गुड ऑफ रोम। ये बहुत ही अच्छी बात है ब्रूटस के अंदर, कि ब्रूटस जो है नेशन को ज़्यादा वैल्यू देता है। उसके हिसाब से वो सिर्फ नेशन के लिए ही जिया है और उसके लिए ही मर जाएगा। उसकी यही चीज़ जो है, इसी वजह से वो सीज़र को स्टैब करेगा, यानी उसको चाकू मारेगा, क्योंकि खतरा लग रहा था कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है वो थ्रेट पे ना आ जाए, इसीलिए उसने उसको मारा। और किस लिए मारा? रोम की जनता के लिए। यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट वर्ड भी यूज़ किया शेक्सपियर ने, क्राउड और मॉब। किस तरह से जो भीड़ आती है, वो भीड़ तो भीड़ है, पर मॉब का मतलब क्या होता है? गुस्सैल वाली भीड़, ऐसी भीड़ जिसको बहुत ज़्यादा, जिसमें गुस्सा हो जाए। ये सब खुद शेक्सपियर के खुद के वर्ड्स हैं। अराउंड 18-20,000 वर्ड्स जो है वो शेक्सपियर के खुद के हैं, ठीक है, जैसे मास्टर, इवन मॉब, इस तरह के। आफ्टर द ल्यूप्रिकल रेस जैसे हुआ, कास्का इन्फॉर्म देम दैट एंटनी ऑफर्ड द सीजर अ क्राउन 3 टाइम्स। इसी टाइम पे कास्का की एंट्री होती है। देखो, कैशियस मैंने बताया ब्रूटस को चढ़ा रहा है, और यही विलन है जो कि ब्रूटस को चढ़ा देगा और ब्रूटस फिर सीजर को स्टैब करेगा। और यहाँ पे कास्का की एंट्री और होती है। इसी टाइम पे कास्का आता है, और कास्का आके कास्का एंटनी के बारे में बताता है, और रीडर को अब यहाँ से मार्क एंटनी के बारे में पता चलेगा। बहुत पावरफुल कैरेक्टर, बहुत पावरफुल था, और सीज़र का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था। यानी सीज़र हो चाहे एंटनी हो, दोनों एक ही है। और इसके बाद एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, आगे बहुत और भी वर्क हैं जो लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, तो ऐसे हम आप बात करते हैं तो एंटनी, तो मार्क एंटनी,
एक और कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे रीडर को पता चलता है कि एंटनी नाम का, और एंटनी जो है वो सीजर को 3 बरी क्राउन ऑफर कर रहा है कि आप राजा बन जाओ, पर तीनों बरी सीजर ने रिफ्यूज़ करा। पर बात ये थी कि कहीं ना कहीं उसको ऐसे बोला जा रहा था कि रिलेक्टेंट, कि ऐसा लग रहा था कि वो सीजर जो है वो चाहता भी है बनना कि वो राजा, पर वो कहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इस तरह से मना कर रहा था वो। ब्रूटस एंड द कैसियस एग्री टू टॉक लेटर। अब ब्रूटस और कैसियस वहाँ से डिपार्ट हो जाते हैं और बात सोचते हैं कि बाद में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। कैसियस प्लॉट्स टू लीव द ब्रूटस फेक लेटर डिनाउंसिंग द सीजर्स एम्बिशन। अब कैसियस बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, कैसियस के अंदर बहुत ज़्यादा चिढ़ थी सीज़र को लेके, क्योंकि सीज़र की कुछ लाइंस जो थी वो डायरेक्ट लाइन होती थी रिगार्डिंग टू कैसियस। उसका मानना था कैसियस उतना सही नहीं है, वो रूल और इन सब चीज़ों के लिए भी सही नहीं है, जिस पोस्ट पे है वो उस पोस्ट के लिए भी वो सही नहीं है। ठीक है, इस तरह का ही कहीं ना कहीं सेंस जो है आपको ओथेलो में देखने को मिलेगा। ओथेलो को रिप्लेस कर सकते हो आप सीज़र के साथ, और द सेम इयागो, तो इयागो जैसा ही उसके साथ इस तरह से किया जा रहा है। तो यानी कैसे, इसलिए कैसियस जो है वो चिढ़ता था सीज़र से। तो ये उसका पर्सनल एक तरह से हम बोल सकते हैं रिवेंज वाली फीलिंग, जिसको कि वो पब्लिकली लीड करने वाला है और सीनेटर को भी मूव करने वाला है, और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी यानी चाल चलने वाला है वो। तो अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से वो इतने बड़े उसका असैसिनेशन करवाएगा उसका, यानी सीज़र का। तो कैसियस क्या करता है, एक झूठे लेटर तैयार करता है जो कि रोम की जनता ने लिखा है, किसको, ब्रूटस को, कि सीज़र जो है वो एम्बिशियस है, उन्हें भी डर लग रहा है कि सीज़र कहीं महत्वाकांक्षी ना बन जाए, वो डिक्टेटरशिप को लीड ना करे। ये लेटर झूठे थे, फर्जी लेटर थे जो कि कैशियस ने लिखा और ब्रूटस को जाके दिया, उस पर साइन वाइन सब कुछ मार दिया। ओवरऑल जिस तरह का रियल एक होता है पेज और पेपर जिस पे लेटर आते हैं उस तरह से, और जाके ब्रूटस को दिखाया, और ब्रूटस को बोला देखो, रोम की जनता भी जो है वो नहीं चाहती कि सीज़र जो है वो आगे जाके रूलर बने, उन्हें भी डर है कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ये चलाएगा। और वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, उसने ये भी कहा कि ब्रूटस तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी। कौन, जनता, रोम की जनता, वो चाहती है कि ब्रूटस इतना समझदार है, वो इस बात को तो खैर समझ ही सकता है कि आने वाला जो है वो खतरा है, यानी सीज़र अगर बन गया तो वो पूरे रोम के लिए खतरा होगा, और डिक्टेटरशिप आ जाएगी रोम में, और यहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंसेप्ट जो है वो गायब हो जाएगी, जो वो बोलेगा वही चलेगा। इस तरह का जो चीज़ है ये यहाँ पे प्लॉटिंग रखी गई है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट प्लॉटिंग का काम किया है वो कैशियस ने किया है। लेटर द स्ट्रीट ऑफ द रोम आर फिल्ड विद द fearful omens। अब कुछ मनहूस सी चीज़ें घटने लगी, जैसे मिटियोर का दिखना। ठीक है, मिटियोर टूटता हुआ तारा, वैसे तारे कभी टूटते नहीं है बट स्टिल ये एस्टेरॉयड होता है, पत्थर। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक, भूकंप आना, लायंस का दिखना, ये आउल यानी उल्लू का दिखना, लायन का दिखना, ये सारा कुछ जो है वो ओमिन ओमिन माने जाता है, यानी एक मनहूस की बात है, मनहूसियत चीज़ है, यानी अब कुछ बुरा होने वाला है। एंड द कैशियस परसुएड कास्का दैट द ओमिन आर द साइन ऑफ द सीजर्स इमिनेंट टायरनी। और कैशियस जो है वो कास्का को भी चढ़ा देता है, देखो अब क्या क्या दिख रहे हैं रोम के आसमान में, मिट्योर दिख रहे हैं और धरती पे अर्थक्वेक आ रहा है, लाइन्स दिख रहे हैं, आउल्स दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है। इसका मतलब नेचर भी साथ साथ बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो सीज़र वो टायरेंट होने वाला है, वो अपने उस रूल को और क्रूरता वाले रूल को चलाने वाला है। अभी तक आपको यहाँ पे पूरा समझ आ गया होगा किस तरह से हमने इस पहले स्लाइड में यहाँ पे देखा अबाउट द एंटनी, जो कि बहुत क्लोज है सीज़र के। ब्रूटस भी क्लोज है, पर ब्रूटस को जो है वो कैशियस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो विलन का काम है वो जो है वो कैशियस कर रहा है। तो कैशियस किस तरह से हर जगह परफेक्टली प्लेस कर रहा है, हर चीज़ को किस तरह से रखना है और किस तरह से डिज़ाइन देना है, वो सारा काम जाता है कैशियस के ऊपर, और कैशियस ही लीड करवाएगा द ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी और एक फ्लॉ गलती करवाएगा, यानी कि से द सेंट्रल कैरेक्टर, और सेंट्रल कैरेक्टर हमारे पास कौन है, सीज़र। प्लानिंग को इम्प्लांट कर दिया था, और वो जो प्लानिंग है दैट इज़ नाउ इम्प्रेगनेट। इम्प्रेगनेट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ नाउ फॉर्मिंग, डिज़ाइन में आना शुरू हो गई वो। हु हैज़न्ट स्लेप्ट, वो सोया नहीं उस रात। एंड द कैशियस स्पोक टू हिम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि कैशियस ने बोला था कुछ करते हैं, कुछ चाल चलते हैं, और वो चाल किस चीज़ की थी, रिगार्डिंग टू द असैसिनेटिंग द सीज़र, सीज़र को मारना है, और इतने बड़े राजा को टपकाना हंसी मजाक का खेल तो है नहीं। तो ही रीड्स एन एनोनाइमस लेटर। अब एनोनाइमस लेटर वहाँ दिखाया, एनोनाइमस का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ नाम नहीं लिखा होता, बिना नाम का। ऐसा लेटर जो है उसको ब्रूटस को दिखाया, क्योंकि ब्रूटस को यहाँ पे
फेवर में लेना था और उसको इतना अंदर उसकी पावर लीड करना था, क्योंकि इतने बड़े राजा को गिराना है तो इसका मतलब सबसे पहले स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बाद ब्रूटस का साथ चाहिए। तो इसीलिए ब्रूटस को अंदर से मजबूत करना होगा, इसीलिए इस तरह के लेटर को आगे प्लेस किया गया और बताया गया दैट इनजस्टिस अगेंस्ट द रोम कि किस तरह से हो रहा है। देन कैशियस अराइव्स, अदर कॉन्स्पिरेटर बाकियों के साथ भी आया ब्रूटस को मनाने के लिए। ब्रूटस कंटिन्यू टू बी मोटिवेटेड, और ब्रूटस जो है वो मोटिवेट होना शुरू हो गया। और मोटिवेट किस बेस पे किया जा रहा है कि नेशन ज़रूरी है ना कि सीज़र ज़रूरी है। एंड ही रिजेक्ट्स द इंक्लूजन ऑफ, अब यहाँ पे साथ ही साथ देखो उसका खुद का पर्सनल था, उसके पर्सनल ये दिक्कत थी और पर्सनली वो जो रिवेंज का जो बदला लेने की जो भावना थी वो उसके अंदर थी। तो कैशियस ये भी चाह रहा था साथ साथ सीज़र भी मरे, और उसे ये डर था सीज़र के बाद जो है उसके बाकी वो लीड कर सकते हैं इस चीज़ को, और वो बदला लेंगे। और अगर सीज़र की डेथ हो गई तो उसके पीछे जो ये है यानी सिसेरो, एंटनी, ये नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए उसने प्लानिंग में साथ साथ सिसेरो और एंटनी इनको भी रखा कि इन तीनों को मार देते हैं। पर नहीं, ब्रूटस, ब्रूटस का कोई रिवेंज वाला नहीं था। ब्रूटस को फॉर द सेक ऑफ रोम और द फॉर द सेक ऑफ किसके लिए, फॉर द रिपब्लिक, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन के लिए कर रहा था। तो ब्रूटस ने बोला नहीं, सिर्फ सीज़र को मारेंगे, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो है आफ्टर द कॉन्स्पिरेटर पार्ट्स अवे, वो सब चले जाते हैं। ब्रूटस की वाइफ द पोर्शिया, ये भी एक देखो, अगर फीमेल के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे रहना है तैयार कि फेमिनिस्ट ग्राउंड पे विद शेक्सपियर वो अगर यूज़ कर रहे हैं, वो अगर फीमेल कैरेक्टर को रख रहे हैं तो बहुत ही परफेक्शन होते हैं उनके फीमेल कैरेक्टर में भी। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वीक कैरेक्टर एज एन फीमेल रखते हैं, वो उनके सारे फीमेल कैरेक्टर भी इक्वलिटी बेसिस पे मूव करते हैं और स्टीयर करते हैं प्लॉट को, वो भी प्लॉट को मूव करते हैं, दैट इज स्टीयरिंग द प्लॉट। अब यहाँ पे पोर्शिया है, पोर्शिया क्या है, वाइफ है ब्रूटस की, और वो बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं आपको मनाने के लिए, बात क्या चल रही है मुझे बताओ। तो ब्रूटस उसको नहीं बताता है, टाल मटोल करता है। तब पोर्शिया जो है वो बोलती है, क्या वहाँ पे उसने बोला दैट शी सेज दैट एज हिज वाइफ, एक तो उसकी वाइफ है, उसके बाद वो कैटोस डॉटर, वो कैटो की बेटी है। अब ये कैटो कौन है, ठीक है, तो कैटो कौन है, ये एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर है। अच्छा, स्टोइक क्या होते हैं, जो कि दर्द को सहते हैं बिना कंप्लेन करें, यानी एक तरह के बहुत ही शांति प्रिय, या एक ऐसे जो दर्द को सह जाते हैं, इस तरह का फिलोसोफर। यानी बिना कंप्लेन करना, लाइफ के रिगार्डिंग और पेन के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन नहीं करना, तो यानी एक रोमन फिलोसोफर है स्टोइक। और स्टोइक नहीं, कैटो, ठीक है, कैटो एक रोमन फिलोसोफर है। और उसके बाद एक एक चीज़ और यहाँ पे हमें पता चलती है, वो भी एनिमी है किसका, उसको भी कहीं ना कहीं डर था जूलियस सीजर के डिक्टेटरशिप से, और साथ ही साथ उसकी फर्स्ट वाइफ से, एटिलिया से। वो उसकी फर्स्ट वाइफ से नफ़रत करता था, एटिलिया से। उसके साथ साथ उसे भी डिक्टेटरशिप से नफ़रत थी, यानी जूलियस सीजर से। और उसकी ये बेटी है, तो कहती है कि मुझे बता सकते हो तुम, अगर तुम कोई प्लान कर रहे हो इस तरह का तो। और बाद में जब लगता है कि ये मत समझना कि मुझे जो है मैं कमज़ोर हूँ अपनी पावर को दिखाने के लिए। और इसी को हम बोलते हैं द इक्वालिटी कंसेप्ट, और किस तरह से ये राइटिंग जो है वो जेंडर बायस कंसेप्ट पे नहीं डिज़ाइन की गई है। और ऐसा भी नहीं लगता कि मेल को ही हमेशा पावरफुल रोल दिया जाता था शेक्सपियर के प्ले में, ऐसा नहीं, फीमेल को भी उतनी ही पावरफुल रोल यहाँ पे मिलता था। तो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी पावरफुल हूँ, वो अपने थाइस पे जो है वो चाकू मार लेती है, द वंडेड हर सेल्फ इन द थाई, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके द ट्रस्ट वर्दिनेस, कि वो इस बात को कहीं किसी को नहीं बताएगी। बट स्टिल ब्रूटस उसको नहीं बताता है ये सारी बातें कि वो किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं रिगार्डिंग टू द असैसिनेशन ऑफ द ग्रेट सॉरी सीजर। ठीक है, कि वो असैसिनेशन करने वाले हैं यहाँ पे सीजर का। इसी में मूव करती है, यानी दूसरा सीन जो हमें दिखाया गया है वो दिखाया जाता है सीजर के घर का। अब सीजर के घर पे दिखाया जाता है कि सीजर जो है उस दिन वो सो नहीं रहा होता, एंड ईदर वहाँ पे भी लिखा हुआ ना, द सीजर कांट स्लीप ईदर, वो भी वहाँ सो नहीं रहा। और इवन हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी नहीं। अच्छा, उसकी वाइफ जो है वो बहुत स्ट्रेस में होती है, कल्पर्निया। अब यहाँ पे रीडर को पता चलता है कि सीजर की वाइफ जो है, दैट इज़ ए कल्पर्निया, उसको सपना आया होता है, और वो सपने में देखती है कि रोम के जो है यानी कैपिटोल, यानी कैपिटोल का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे लोकसभा में फिर डिसीजन को पास किया जाता है थ्रू वोटिंग, इसी तरह से द सेम इज फॉर द कैपिटल, कि वो जो कैपिटल के लोग हैं, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, वो जो है वो सीज़र के
खून से अपने हाथ पैर को धो रहे हैं और नहा रहे हैं वो सीज़र के खून में, इस तरह के सपने को वो देखती है। एंड बेग्स हिम टू स्टे होम, और वो कहती है आज घर पे रुक जाओ, बट से लेयर दी डायलॉग, और यही वो डायलॉग है जहाँ पे शेक्सपियर ने बहुत परफेक्ट डायलॉग प्लेस किया है थ्रू द सेंट्रल कैरेक्टर दैट इज द सीजर। और सीजर यहीं पे बोलते हैं दैट द कोवर्ड्स डाई मैनी अ टाइम बिफोर देयर एक्चुअल डेथ, कि कई बार मरने से पहले डरपोक जो है पहले कई बार ही मर जाता है, पर जो हिम्मत वाला होता है, जो बहादुर होता है, वो एक बार ही मरता है। और मौत से डरना ही क्यों है, जो कि सबके पास एक ना एक दिन आनी है। दिस इज़ द परफेक्ट एंड परफेक्ट लाइन दैट वन इज सेड बाय अगेन द सीजर। और हमें पता है पीछे तो शेक्सपियर लिख रहे हैं। इस इतना वार्निंग के बाद भी जो है वो मानता नहीं है और कहता है मैं जाऊंगा। एंड द सीजर और व्हेन द कॉन्स्पिरेटर, अब इसी टाइम पे जो है एक कॉन्स्पिरेटर एक और आ जाता है, दैट इज द डेसियस। इसको भी रटना है आपको अच्छी तरह से, इसके नाम को डेसियस। डेसियस ने, अब डेसियस बोलता है कि क्या हो रहा है, तो कल्पर्निया बताती है किस तरह से वो देखती है कि ब्लड इज ड्रीम देखती है, यानी खून वाला जो सपना उसने देखा उसमें सब कैसे नहा रहे हैं। ये जो रोम और जो सीनेटर जो है सीनेट मेंबर है वो उसी चीज़ को अलग लाइट में ले आता है ना, फेवरेबल लाइट। ये किस तरह से उसी बात उसी सपने को अलग एंगल से दिखाता है। बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, और कल आपका जो है वो यहाँ पे राज्याभिषेक होने वाला है, आपको एक क्राउन फिर से ऑफर करने वाले हैं, राजा बनाने वाले हैं, और कल आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना भी है, इसीलिए कल आपका जाना ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो मिटियोर दिख रहे हैं, ये जो आउल दिख रहे हैं, मिटियोर गरीबों के लिए नहीं निकलते, तो बहुत उसके लिए, तो इस तरह की लाइन जो है वो सीज़र ने भी बोली है। और ये जो लाइन है जो फेवरेबल पॉइंट पे, यानी जो भी कल्पना का जो ड्रीम था, उस नेगेटिव ड्रीम को जो पॉजिटिव सेंस में जो लेके गया, और पॉजिटिव उसमें जिसने इसको ट्रैप किया और पूरी को मूव किया और मैनिपुलेट किया, दैट गोस विद टू द डेसियस। वो सारा किसको जाता है, दैट गोस टू द डेसियस। डेसियस यहाँ पे एक सेकंड रोल प्ले करता है आफ्टर दैट कैशियस। अगर हम सेकंड रोल बोले तो दैट इज ऑफ द डेशियस। कैशियस ने प्लॉटिंग करी, सेकंड प्लॉटिंग जो है वो डेशियस ने की। एट द सेनेट, अब सेनेट में पहुंच गया हो, केओटिक होता है, बहुत शोरगुन होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो सारे बंदे जो हैं वो इकट्ठे हैं कैपिटॉल में। अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो सीज़र को रोकना भी है, तभी तो उसका ध्यान भटकाएंगे, तभी तो उसको चाकू मारेंगे। इसीलिए उन्होंने एक और कॉन्स्पिरेटर, दैट इज़ द मेटिलस सिम्बर, ठीक है, मेटलस सिम्बर का केस को उठाया। अच्छा, मेटलस सिम्बर जो है उसके भाई को जो है सीजर ने बैनिश कर दिया था, यानी पूरे रोम के उससे बाहर निकाल दिया था। तो अब मेटलस सिम्बर के केस को हैंडल करने वाली जो मेटलस सिम्बर है, इसका रोल क्या है इस पूरे प्ले में। इसका सिंपल एक रोल है मेटलस सिम्बर का, कि उसने डिस्ट्रैक्शन का रोल, कि सीजर को डिस्ट्रैक्ट करा था मेन टाइम पे, कि जिस समय उसको उसका ध्यान भटकाना है तभी चाकू मारा जा सकता है। ये जो मेटलिस सिम्बर है इज़ बेस्ड ऑन द रियल रोमन सीनेटर, एक सच में रोमन सीनेटर रियल था जिसका नाम था ल्यूसियस टीलियस सिम्बर। यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, ल्यूसियस टेलर सिम्बर, उसके ऊपर है ये। और उसने भी डिस्ट्रैक्ट करा था सीज़र को, मेन जूलियस सीज़र को मारने से पहले, क्योंकि रियल हिस्ट्री में भी यही है कि ब्रूटस ने सीज़र को मारा है और पीछे से चाकू मारा है, और सिम्बर ने उसके ध्यान को भटकाया है, तो शेक्सपियर ने भी वही यूज़ किया। तभी मैं बोल रहा हूँ आप पता नहीं कर पाओगे कि रियल हिस्ट्री क्या है और शेक्सपियर का प्ले कौन सा है। रिसेंबल, पूरा रिसेंबल लगता है सेम, पर लिखने का अंदाज और डायलॉग जो परफेक्शन आप देख रहे हो, ये है वो बात जो कि शेक्सपियर में है। दे यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू स्टैप सीज़र, और सीज़र को वो मार देते हैं। और सीज़र जब देखता है कि ब्रूटस ने भी उसको मारा है, तब वो बोलता है एट इट यू ब्रूटे, और जिसका मतलब है दैट यू टू ब्रूटस, कि तुमने भी ये किया। एंड सब उसके बाद क्या है, अपने हैंड्स को और वेपन को जो है डिप करते हैं, वही जो सपना कल्पर्निया ने देखा था वो सब कुछ यहाँ सही हो रहा है। मेन टाइम पे मीन वाइल एंटनी एंट्री कर जाता है, और एंटनी जब देखता है तो वो पूरा एकदम से स्टन्ड हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आता। और उसको ऐसे हालात में देखते हुए कहीं ब्रूटस के अंदर डर आ जाता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। पर वो एंटनी को पैसिफाई करते हैं वहाँ। अगर एंटनी उस टाइम पे, एंटनी का यहाँ पे एक परफेक्ट रोल दोबारा दिखाया गया, अगर एंटनी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता तो उसको भी मार देते ये लोग। पर एंटनी ने उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा गेम रचने की कोशिश कर रहा था एंटनी, और वो लोग उसे पैसिफाई कर देते हैं, शांत कर देते हैं, और मान जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब जनता को, आम जनता को कैसे क्या बोलें, तो वो प्लान करते हैं कि ब्रूटस, उनका विश्वास ब्रूटस पे है, तो ब्रूटस एक स्पीच देगा। उस स्पीच में ब्रूटस बताएगा कि किस तरह का
जो है सीज़र क्या करने वाला था और सीज़र किस तरह से जो है वो डिक्टेटर बन जाता, और उसको बचाने के लिए, रोम के रिपब्लिक को बचाने के लिए उसने ये किया। पर ये सब बात तो बिल्कुल सही है। ये सारी बातें सही है अगर हम ब्रूटस के एंगल से देखते हैं, तो ब्रूटस को सच में लग रहा था कि रोम की जनता जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि जैसे कैशियस ने प्लॉट करा, ब्रूटस तो उसी को मान रहा है। तो उसके बाद कैशियस को, पर साथ ही साथ वहाँ पे एंटनी ने बोला कि वो भी स्पीच देना चाहेगा। कैशियस को लग रहा था कि नहीं, एंटनी ने अगर स्पीच दिया तो कुछ उल्टा हो सकता है, बट स्टिल ब्रूटस तो अपनी तरफ से सही था, उसे लगा मैं तो सही कर रहा हूँ, ये सब कुछ तो सही है। पर कैशियस जानता था कि ये सब झूठ है, कि ऐसा कोई लेटर नहीं था, ना किसी जनता ने लेटर लिखा है। तो एंटनी को ब्रूटस मौका दे देता है कि तुम भी बोलना, और वो जो स्पीच है मार्क एंटनी की, दैट इज़ द परफेक्ट, मैंने ऐड कर रखा है, आपको बाद में दिखाऊंगा भी। एंड दे प्रॉम्प्टेड द सीजर वेंचफुल स्पिरिट एंड ही बिगिंस टू प्लॉट द सीजर्स नेफ्यू। और यहाँ पे एंटनी जो है, दे प्रोफेसाइज द ब्रूटल सिविल वॉर विल ब्रेक आउट। अब एंटनी को पता था कि आगे एक सिविल वॉर होगा, और उसके बाद एंटनी ने पहले ही डिज़ाइन कर रखा था कि सीज़र के बाद जो है वो ऑक्टेवियस सीज़र बैठेगा। ठीक है, ऑक्टेवियस सीज़र कौन है? जूलियस सीज़र का नेफ्यू। और ऑक्टेवियस सीज़र को ही बोला जाता है जिसने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को जन्म दिया रियल लाइफ में। और हम बोलते हैं कि यानी इट मीन द रियल हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि मैं प्ले प्ले की बात कर रहा हूँ। अगर आप चेक करोगे कि डेमोक्रेसी और रियल रिपब्लिक को ऑक्टेवियस सीज़र ने इसको लीड किया, और यहीं से शुरुआत होती है। दिस इज द जेनेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी और द रूट ऑफ द रिपब्लिक और द डेमोक्रेसी। ऑक्टेवियस को अगस्टस सीज़र कहते हैं, और अगस्त का महीना जो रोमन कैलेंडर में अगस्त का जो महीना है वो इसी के नाम पे रखा गया, ऑक्टेवियस सीज़र या अगस्टस सीज़र, दोनों सेम है। अगस्त मीन्स दी रिवरेंट, रिस्पेक्टेड, पावरफुल। ठीक है, उसका मतलब होता है अगस्त। तो अगस्टस सीज़र का टाइटल इसने लिया था, और अगस्त का महीना इसी के ऊपर है। तो फेब का आपको पता ही चल गया, और अगस्त का भी आपको पता ही चल गया इस पूरे उसमें। अब उसके बाद एड तो स्पीच देने की बारी आ गई। तो सबसे पहले तो ब्रूटस आया, ब्रूटस ने स्पीच दिया और उसने बताया रोमन की जनता को, यानी रोमन एम्पायर की पूरे उस जनता को, कि किस तरह से उसने सही कदम उठाया, और सब कुछ साफ साफ बता दिया कि हमें खतरा लग रहा था कि ऐसे रिपब्लिक थ्रेट पे आ जाती, और डिस्पोटिज्म और डिस्पोटिक और मोनार्कियल जो है वो इस तरह का रूल चलने लग जाता, और टायरेंट यानी वो टायरेंट होता, यानी वो क्रूरता दिखाना शुरू कर देता। इसलिए मारना ज़रूरी था फॉर द सेक ऑफ रोमन रिपब्लिक, और फॉर द सेक ऑफ यानी उन जनता के लिए, फॉर द रोमन पीपल, है ना, उसके लिए उसने ये किया। यहाँ तक बिल्कुल बात सही थी। इसके बाद एंटनी को उतारा गया। एंटनी के स्पीच में उसे बोला गया था कि तुम्हें ये बोलना है कि सीज़र जो है वो किस तरह से मतलबी था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, एम्बिशियस। इसीलिए बार बारी हर लाइन के एंड में एंटनी ने बोला। एंटनी की स्पीच बहुत ही रिटोरिक है, ध्यान खींचने वाली है, और बिल्कुल रिटोरिकल स्पीच का मतलब होता है जब आप पूरा माइंडसेट को चेंज कर देते हो। उसने ब्रूटस की बात को भी फॉलो किया कि एम्बिशियस भी बोला, पर उसने बोला कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था, ये सीज़र इसलिए एम्बिशियस था, उसने इतने जो पैसे हैं तुम सबके नाम पे रखा था, इसलिए जो है वो सीज़र एम्बिशियस था। ऐसे कर करके उसने पूरे क्राउड को मॉब में बदल दिया, गुस्सैल वाली भीड़ में, और वो भीड़ ऐसे ही टूटने को भागी इनके ऊपर। फिर एक नया ट्रायमोरेट फॉर्म हुआ। मैंने बोला था फर्स्ट ट्रायमोरेट किसका था, अब सेकंड ट्रायमोरेट फॉर्म हुआ जो कि रोम को चलाएगी, और वो क्या है? एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस, ये तीन बन गए, और ये सेकंड ट्रायमोरेट था। अब क्या है, ब्रूटस और कैशियस, अब उनको लग रहा था कि अब उनका सब कुछ खत्म, अब वो गए। एंड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट डिसेंट द एक्सचेंज ऑफ द इंसल्ट द कैशियस ड्रामेटिक डिमांड दैट द ब्रूटस किल हिम। अब कैशियस को भी पता था मरने वाला है, तो कैशियस ने डिमांड करा ब्रूटस को कि वो उसे मार दे, यानी कैशियस ब्रूटस को कह रहा है कि मारे उसे। एंड ब्रूटस एक्सप्लेन दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, और ब्रूटस भी कहता है वो भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्योंकि अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको न्यूज़ मिली कि पोर्शिया ने अभी सुसाइड किया है। पोर्शिया ने बिल्कुल सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पोर्शिया ने सुसाइड कैसे किया? बाय ईटिंग दी हॉट कोल्स, कोयले को खा लिया और इसने सुसाइड किया, क्योंकि उसे पता था कि ब्रूटस जो है वो नहीं हरा सकता एंटनी को, जो कितना पावरफुल है, और ना ही ऑक्टेवियस को। ब्रूटस सक्सेसफुली आर्ग्यूज दैट देयर आर्मी शुड गो ऑन डिफेंसिव मार्चिंग टू कन्फ्रंट द एंटनी एंड ऑक्टेवियस। अब ब्रूटस को लगा के नहीं, अब करे तो करे क्या, अब हम लड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए ब्रूटस ने अपनी आर्मी को लीड करा फिलिपी की तरफ, और फिलिपी में लड़ेंगे ये लोग। और उसी रात को सीज़र का घोस्ट आता है, और वो ब्रूटस को बोलता है, वार्निंग देता है दैट दे विल मीट अगेन एट फिलिपी, कि फिलिपी में दोबारा मिलते हैं।
ठीक है, यही है कि जहाँ पे घोस्ट वाला सीन आया है। ठीक है, बाकी मैं आगे डिटेल में और समझा दूंगा, अभी तो हम कहानी कर रहे हैं इसीलिए इसमें ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। बट स्टिल जब हम इसके अलग अलग कंटेंट में मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यही है, यहाँ पे घोस्ट आता है और बोलता है कि फिलिपी, यानी फिलिपी पे मिलेंगे। जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी, कैशियस और जो है और ब्रूटस ब्रूटस पूरी कोशिश करता है कि किस तरह से वो अपने आप को वो सुसाइड ना करे। और इवन कैशियस जो है वो भी जो ओमिन चल रहे हैं, जो सब कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है, उससे बचने की पूरी कोशिश करता है। बैटल जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, कैशियस जो है वो फोर्स करता है। इवन ब्रूटस जो है वो ऑर्डर देता है कैशियस को कोई वो अटैक करे ऑक्टेवियस यानी अगस्टस सीजर के वल्नरेबल ये जो उसकी आर्मी के बंदे हैं उन पे अटैक करे। और एंटनी भी जो है इस तरह से लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बट स्टिल यहाँ पे एक चीज़ मेन हुआ कि जब कैशियस को लगा वो जीत नहीं पाएगा तो कैशियस कमिट सुसाइड, वो कर लेता है सुसाइड। और ये खबर आती है ब्रूटस के पास। अब ब्रूटस को लगता है कि रिवेंज ले रहा है कौन, घोस्ट। वही जो सीज़र का घोस्ट है वो ही बदला ले रहा है। और वो जो भी कॉन्स्पिरेटर है उनको मरवा रहा है, उनके अंदर जा रहा है, उनको सुसाइड करवा रहा है उनसे। तो लेटर जब देखते हैं कि जब ब्रूटस हार रहा होता है तो वो भागने लग जाता है, भागते भागते वो अपने ही स्वॉर्ड, अपने ही तलवार के ऊपर मर जाता है गिर के। एक तरह का ये भी सुसाइड है। और उसने सोचा ब्रूटस ने यही उसके लिए सही रहेगा क्योंकि वो अपने आप को सजा दी उसने। पर एंटनी उसकी जब बॉडी को देखता है तो बोलता है द नॉबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, क्योंकि वो मरा है रोम की जनता के लिए। और बाकी जो कैशियस वगैरह है उनका एक पर्सनल, ये पर्सनल रिवेंज था। उनको सीज़र से नफरत थी, पर ब्रूटस को सीज़र से नहीं। ब्रूटस तो उनकी चाल में आ गया, ब्रूटस तो बिल्कुल सही था। और ब्रूटस ने उसको मारा फॉर द सेक ऑफ रोमन, और रोमन के लोगों के लिए मारा, फॉर द सेक ऑफ द रोमन एम्पायर के लिए मारा, फॉर द डेमोक्रेटिक के लिए मारा। तो इतना अगर बात करते हैं तो द सेंट्रल कैरेक्टर शुड बी, मैं यहाँ शुड लगाऊंगा, बिल्कुल सही, शुड बी ब्रूटस। जो ब्रूटस ही कितना ज़्यादा इनोसेंट कैरेक्टर है, ब्रूटस को जैसा बोला उसने मान लिया, ब्रूटस बातों में आ गया। और ब्रूटस रोम के इतने सारे लोगों के लिए ये सब कुछ अपने आप को उसको ये सब करना पड़ा। अब यहाँ से कंटेंट की शुरुआत होगी, हम कंटेंट की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे मार्क एंटनी की स्पीच है, इवन मेटिलस सिम्बर के बारे में भी है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो आपको कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखना है। और अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार प्लीज़ करो। और जो भी अगर आपको कोई भी कंटेंट के रिगार्डिंग या कोई भी वीडियो चाहिए आपको तो नीचे प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। पर 15 या 20 दिन पहले मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए आपसे। तो सबसे ये तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन से उसमें, दैट इज़ एक्ट 3 एंड सीन 2। थर्ड और सेकंड आप याद रखो एक्ट 3 और सीन 2 पे है। और 5 एक्ट में शेक्सपियर लिखते हैं, ये मैं आगे कवर कर रखा है मैंने, ऐसा क्यों। तो स्पीच का नाम क्या है, नाम क्या है यहाँ पे, द फ्रेंड्स रोमन्स एंड द कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, मेरी बातों पे ध्यान दो, फ्रॉम जूलियस सीजर स्पोकन बाय मार्क एंटनी। ठीक है, तो यहाँ से स्पीच है, बहुत ही खूबसूरत स्पीच है। बस आपको ध्यान रखना है दिस स्पीच इज रिटोरिकल। रिटोरिकल मीन्स इम्प्रेसिव, और जब किसी के माइंड सेट को बदलना हो, उन्हें इम्प्रेस करना हो, उनको अपनी तरह मूव करवाना, दैट इज कॉल्ड द रिटोरिकल। और ऑक्सीमोरॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ऐसा फ्रेज दैट कंबाइंस द टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। दो ऐसे वर्ड होंगे जो कि लगेगा बिल्कुल अपोजिट है, तो ऑक्सीमोरॉन का भी टेस्ट आपको साथ साथ मिलता रहेगा। OXYMORON। अब शुरू करते हैं स्पीच का। Friends, Romans, and the countryman, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. मैं यहाँ पे सीजर को हमेशा के लिए उसकी बात को ख़त्म करने आया हूँ, ना कि उसकी बड़ाई करने आया हूँ। दिस इज द ऑक्सीमोरॉन अगेन। द evil that men do they lives after them, the good is the after interred with their bones, so let it be this with the Caesar। कहते द evil men do lives after them, कहते जो बुरे लोग होते हैं वो बाद में भी जिंदा रहते हैं। ये अगेन एक तरह का पॉइंट मारा गया है किसके ऊपर, आप समझ गए होगा, ब्रूटस, कैशियस, सबके ऊपर, और जो कॉन्स्पिरेटर है उनके ऊपर। और जो अच्छे लोग होते हैं वो हड्डियों में बदल जाते हैं। दैट गोज विद द सीजर। द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू दैट सीजर वाज एम्बिशियस। नोबल ब्रूटस ने बताया जैसे कि सीजर महत्वाकांक्षी था। इफ इट वर सो इट वाज अ ग्रीवियस फॉल्ट। अगर ऐसा है तो सच में ये एक बहुत बुरी चीज़ है। एंड ग्रीवियसली हैड द सीजर आंसर्ड इट। और बहुत अलग तरह से आंसर, और ये बहुत बुरी आंसर भी है सीजर को लेके। Here under the leave of the Brutus and the rest, for the Brutus is an honorable man। और ये है ब्रूटस के लिए कि वो सच में एक ऑनरेबल मैन है, एक अच्छा है,
समझ अच्छी है ब्रूटस की, बोला है तो कुछ तो मतलब होगा। सो आर दे ऑल एंड दे ऑल ऑनरेबल मैन, इसी तरह वो सब है। ये वो सब कौन है? कॉन्स्पिरेटर। कम आई टू स्पीक इन द सीजर्स फ्यूनरल, मुझे यहाँ, मैं आया हूँ सीजर के फ्यूनरल पे बोलने के लिए। ही वॉज माई फ्रेंड द फेथफुल एंड जस्ट टू मी, वो मेरा दोस्त है, अच्छा है और मेरे साथ बहुत सही था। बट द ब्रूटस सेज दैट ही वॉज एम्बिशियस, पर ब्रूटस ने बोला कि वो महत्वाकांक्षी है। एंड द ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है, जो वो बोलेगा वो सही है। ही हैथ brought many captives home to Rome, whose ransom did the general the coffers fill? Did the Caesar, did this it Caesar seem ambitious? जिसने जो कैप्टिव्स, देखो यहाँ पे कैप्टिव्स का मतलब आपको यहाँ पे समझना है। कैप्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जिसको प्रिजनर को बोला गया है, यानी जिसने अपने खजाने को, कॉफर्स मीन्स ट्रेजरी, जिसने अपने पूरे खजाने को खाली किया, उन लोगों को जिन्हें बंदी बना के रखा गया है उनको बचाने के लिए। डिड दिस इन द सीजर सीज एम्बिशियस, क्या ये बताता है कि सीजर एम्बिशियस है? व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड द सीजर हैथ वेप्ट, जब गरीब रोता था तो सीजर भी रोता था। एम्बिशन, एम्बिशियस, और एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ द स्टर्न स्टफ, क्या इसी को एम्बिशियस बोला जाता है? यट द ब्रूटस सेज दैट ही वाज एम्बिशियस, पर ब्रूटस तो कहता है वो एम्बिशियस है। एंड द ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, पर ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है। You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown. तुमने देखा कि ल्यूप्रिकल फेस्टिव में मैंने 3 बारी उससे कहा कि तुम राज करो, राज करो। Which he did the thrice refuse for this ambition. उसने 3 बारी रिफ्यूज करा, पर वो तो महत्वाकांक्षी है। Yet the Brutus says that he was ambitious. पर ब्रूटस तो फिर भी कह रहा है वो ambitious है। And sure that he is an honorable man. और वो तो honorable है। I speak not to disprove what the Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. मुझे, आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव वट द ब्रूटस स्पोक, मैं ये नहीं बोल रहा जो ब्रूटस कह रहा है वो गलत है। बट हियर आई एम टू स्पीक वट आई डू नो, पर मुझे यहाँ बोलना है जो मैं जानता हूँ। यू ऑल डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट कॉज, वट कॉज विद होल्ड्स यू देन टू मॉर्न फॉर हिम, तुमने उससे प्यार किया था एक टाइम पे बिना किसी रीज़न के, और आज क्या है कि तुम उसके लिए रो रहे हो बिना रीज़न के। ओ जजमेंट द वर्ल्ड फ्लेड टू द ब्रिटिश बीस्ट एंड men have lost their reason, bear with me. My heart is in the coffin there with the Caesar, and I must pause till it come back to me. Very beautiful line. उसके बाद उसने यहाँ पे बोला and men have lost their reason, bear with me. इंसान जिस अपने रीज़न को भूल जाए, जैसे मैं भूल चुका हूँ, मेरा जो दिल है वो भी सीज़र के साथ इस कॉफिन में हमेशा बंद रहेगा। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी, और मैं तब तक रुका रहूँगा जब तक वो वापस मेरे पास नहीं आ जाता। This is the one of the rhetorical speech and one the famous speech, that one is again written by Shakespeare। और यहाँ पे जो ग्राउंड दिया गया है टू दैट मार्क एंटनी, कि मार्क एंटनी ने बोला है। परफेक्शन आप देख सकते हो, डायलॉग आप देख सकते हो किस तरह से लिखा गया। ऑक्सीमोरॉन का टच भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्ट 3 सीन 2, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये व्हाट डज एंटनी सेज अबाउट द सीजर इन द स्पीच, कर लेना आप खुद। व्हाट वाज द मार्क एंटनी स्पीच अबाउट, ये मैंने बता दिया। आयरनी क्या है, इसमें व्यंग्यात्मक है, पूरी ये स्पीच व्यंग्यात्मक है। और स्पीच फेमस इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिक, एंड आयरनी का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। गुड डीड्स ऑफ द पीपल डाई विद देम एंड देन लिस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द गुड डीड्स ऑफ द सीजर, ये सब बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देख सकते हो, द पोएम इज अ फॉर्म ऑफ द स्पीच बाय मार्क एंटनी, एक्ट 3 सीन 2। Shakespeare is the greatest dramatist, and the sonneteer has composed a beautiful line that have been take place in poem Julius Caesar is the format of the sonnet। ये sonnet है, sonnet पता होगा 14 लाइन की poem को sonnet बोलते हैं। लास्ट में आपको कपलेट देखने को मिलेगा इसमें, ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद जी जी, है ना। तो 2 4 6 8 10 12 और लास्ट में 2 14 हो गए 14। तो थ्रू आउट दिस पेज द एंटनी कॉल्स द कॉन्स्पिरेटर एंड ऑनरेबल मैन, ये सब ऑलरेडी हमने कर चुका है, आप एक बारी कर चुके हैं, एक बारी आप देख लेना। सारी बातें बता रखी है, जैसे ही बिकम्स ओवरवेल्म विद इमोशन एंड डेलिबरेटली पॉजेस, माई हार्ट इज इन कॉफिन वेयर देयर विद द सीजर एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी। ठीक है, वाइब्रेटेड लाइन है, काफ़ी जगह यहाँ पे पॉजेस इस्तेमाल करे गए हैं क्योंकि दिस इज़ द इमोशनल लाइन। पर एट दी एंड हमने देखा कि किस तरह से इस लाइन को एज एन कपलेट के फॉर्म में डाला गया, जो कि
शेक्सपियर बहुत ट्रेंड थे, जिसमें कि सोनेट का जो लास्ट का इनका कपलेट होता था 3 क्वार्टरेंस। 3 क्वार्टरेन का मतलब 4 4 लाइन, तो 4 × 3 इट मीन द 12 लाइन, लास्ट के 2 जो हैं वो कपलेट होंगे। इस तरह से 14 लाइन से सोनेट बन गई। पावर ऑफ ओरेटरी दिखाई गई है कि ओरेटर होता है तो वो हर चीज़ को मूव कर सकता है, क्योंकि हर वक्त ओरेटर उसी को बोलते हैं जिसकी स्पीच में रिटोरिक सेंस हो, जो कि अपनी स्पीच के थ्रू बहुत बड़े क्राउड को परsuade करे अपनी तरफ से, वो मूव कर दे उसे। बाकी इस स्लाइड को आप रोको और देखो। कुछ नहीं है, बस उसी का एक्सप्लेनेशन है। बस आप एक बारी लाइंस देख लेना, काफ़ी अच्छी लाइंस मिल जाती हैं कई बार यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए। ये लास्ट सीन पे है जो हम इस फ्रेज को जो डिस्कस करने वाले, दिस इज एक्ट 4। ये एक्ट 4 है और सीन नंबर सेकंड। देखो कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये किसने बोला है? ये ब्रूटस ने बोला है। ब्रूटस किसको बोल रहा है? ब्रूटस यहाँ पे परसुएट कर। आप सोचोगे ब्रूटस क्यों मना रहा है? अच्छा, ब्रूटस किसको मना रहा है? कैशियस को। और आपको पता होगा एंड में क्यों मना रहा है, क्योंकि एंड में वो उन्होंने सीजर की डेथ कर दी है। अब एंटनी और ऑक्टेवियस उस तरफ से लड़ने वाले इन दोनों से। अब ब्रूटस वो बता रहा है, और पोर्शिया ने सुसाइड कर लिया। अब ब्रूटस बता रहा है कैशियस को कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। We at the height are ready to decline. There is a tide in the affair of men which take at the floods and leads to the fortune. Omit it. All the voyage of their life is bound in shallow and in miseries. On such a full sea we are were afloat, and we must take the current when it serves or lose our venture. Simple सी बात क्या है? We are at the height of a ready to decline. There is a tide in the affair of men. जैसे कि टाइड आते हैं समुद्र में, जो टाइड आते हैं, टाइड बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो इसी तरह से लाइफ में भी हमारे टाइड आते हैं, जो ये बिल्कुल राइजिंग पॉइंट है टाइड का। हमें इसका फ़ायदा उठा के बिल्कुल ऊपर तक चले जाना है कि लाइफ ऐसे ही टाइड देती है, और जैसे ही नीचे का फेज़ आएगा तब हम रुक जाएंगे। यानी अभी ये टाइड का टाइम है, ऊपर लहरें उठ रही हैं, इसी का फ़ायदा उठा के हम जीत जाएंगे और हम बच सकते हैं। वो ये इसने यहाँ पे बोला, विच टेकन एज ए फ्लड एंड लीड्स टू अनफॉर्च्यून। और यही चीज़ जो है वो, ये जो ऊंचे ऊंचे जो लहरें आती है, यही बाढ़ लेके आती है, और इन्हीं का फ़ायदा उठा के हमें अपनी किस्मत को चमकाना है। ओमिटेड एट द वॉइस ऑफ देयर लाइफ इज़ बाउंड टू शैलो इन मिजरीज। और अगर हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो हमारी पूरी लाइफ जो है वो बर्बादी में ख़त्म हो जाएगी। एंड सच एज द फुल सी वी फ्लोट एंड वी मस्ट टेक द करंट वन इट सर्व। जब करंट हमारा सहारा दे रही है, जब हमें ये जो लहरें आ रही है, जब ये हमारा साथ दे रही है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और नहीं उठाया तो हम क्या हो जाएंगे? हम ख़त्म हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। और अगर हमने वेंचर को छोड़ दिया, ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो। ठीक है, यही सब इसमें मीनिंग है। आप एक बारी रोक के पढ़ लेना, सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शेक्सपियर की तो नेचर को कनेक्ट किया गया। दिस इज अगेन द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी लिखा गया और नेचर के साथ ब्लेंड करके डायलॉग को परफेक्टली प्लेस किया गया। बाकी आप रोक के देखो, वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको वहाँ पढ़ के बताई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में है? कल्पर्निया एंड द सीजर। ठीक है, यहाँ कल्पर्निया बोल रही है टू द सीजर, और सीजर भी कल्पर्निया को। वही तो एक्ट 2 है, ये आसान है याद करना, एक्ट 2 2। ठीक है, तो दो दो है, यानी 2 जने हैं तो 2 एक्ट है, और सीन नंबर 2 है, कल्पर्निया और सीजर है। सीजर्स हाउस, यानी पूरे सीन को सीजर के घर पे रखा गया। एक्ट 2 है, सीन नंबर 2, सीजर। Nor heaven nor earth have been at peace tonight. The thrice hath the Calpurnia in her slept cried out. The helps, oh, the murderer, the Caesar, who within and the enter. ठीक है, who within। 3 बारी जो है वो कल्परनिया सपने में बोल चुकी है कि मुझे कोई मार रहा है। इतने में सर्वेंट की एंट्री होती है। सर्वेंट, माय लॉर्ड सीजर, गो बिड द प्रीस्ट टू प्रेजेंट द सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी द ओपिनियन ऑफ सक्सेस। जाओ पंडितों से पूछो, पता करो इसका मतलब क्या है। सर्वेंट, आई विल माई लॉर्ड इन एग्जिट। चला कल्पर्निया, वट मीन यू सीजर? थिंक यू टू वट टू वॉक फोर्थ? यू शैल नॉट सेर आउट योर हाउस टुडे। आज घर से आप बाहर मत जाना। Caesar. Caesar shall forth. The things that threatened me do never looked but on my back. When they shall see the face of the Caesar, they vanished. चीज़ें जो मेरे आगे आती है वो हमेशा ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें मेरे पीठ पीछे इतना ज़्यादा उछलती है, और मेरे आगे आने के बाद वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ अगेन द पोटेंसी ऑफ द डायलॉग। और सीजर के मेल एटीट्यूड और पावर उसको लीड कर रही है, और सच में राजा इस तरह का होना चाहिए। Now Calpurnia, Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. There is one within.
beside the things we have even the heard and seen, recounts most horrid sights scenes by watch. A lioness hath whelped in the street, and the graves have yawned and they yielded up their dead. The fierce warrior fought upon the clouds, and he ranks the squadron the right from war, which that drizzles the blood upon the Capitol. The noise of battle hurtled in the air, and the horses did neigh, and the dying men did go. The ghosts did shrink and they squeal about the street. O Caesar, these things are beyond all use and I do fear them. तो यहाँ पे सीन दिखा रखे हैं, क्या क्या दिखा है उसे, वो बोल रही कि मेरे को ओमेंस दिखे हैं, कई उल्टी सीधी चीज़ें दिखी है। वो ही बताया किस तरह से जो है वो रोमन लोग जो है वो तुम्हारे खून से नहा रहे हैं, और मुझे भूत दिखे हैं चीख मारते हुए स्ट्रीट में, मुझे खाली सुनसान जगह दिखी है। तो ये सारा जो है वो कल्पर्निया बोल रही है यहाँ पे, बहुत परफेक्टली प्लेस हो रहे हैं। वट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पज बाय द माइटी गॉड्स, yet the Caesar shall go forth and these prediction are the world in the general as to Caesar। कौन नहीं होता, मतलब किसका एंड नहीं होने वाला, सब तो मरने वाले हैं, और ये प्रिडिक्शन है चाहे सीजर की हो चाहे किसी के लिए हो। तो प्रिडिक्शन है आर टू द वर्ल्ड इन द जनरल एज टू सीजर, पर मेरे लिए दुनिया वैसे की वैसी ही है। द कल्पर्निया, व्हेन द बेगर्स लाई देयर आर नो कमिट सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है। व्हेन द बेगर्स डाई, जब भिखारी लोग मरते हैं, आम लोग मरते हैं, देयर आर नो कॉमेट सीन, तो आसमान में कोई कॉमेट नहीं दिखते। दे हेवन देम सेल्फ द बेस फॉर द डेथ ऑफ द प्रिंस, कि कहते हैं जो स्वर्ग है और जो आसमान है वो भी अपनी छाती को तभी फाड़ता है, और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ चमकती तभी है जब कोई प्रिंस मरने वाला हो या किसी बहुत महान आदमी के कोई साथ कुछ बुरा होने वाला हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है आपको। सीजर ने इसके बाद बहुत ही परफेक्ट प्लेस करा, जो मैंने आपको पहले ही उसमें बताया है। एक्ट 2 सीन नंबर 2 का है वो। द cowards die many time before their death, the valiant never taste of the death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to be the most strange and the men should fear, seeing that death a necessary end will come when it will come। ठीक है, वही बात जो मैं बता चुका हूँ कि डरपोक कई बारी मरने से पहले मरता है। ये आपको दोनों के लाइंस जो हैं वो बिल्कुल रटना है। ऊपर वाला भी कि जब गरीब लोग मरते हैं, आम लोग मरते हैं तो कॉमिक नहीं दिखते, ठीक है। ये सब सर्वेंट की लाइन से हम हटा देते हैं। द सीजर, द गॉड्स टू दिस इन शेम ऑफ द कोवर्ड, द सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हर्ट, if he should stay at home today, the fear, the no Caesar shall not, the danger know full well. The Caesar is more dangerous than he. We are the two lions littered in one day, and I, the elder and more terrible, and Caesar shall go forth। तो अब साफ बोला है कि सीजर अगर आज रुक गया तो उसे डरपोक कहा जाएगा, इतिहास उसे याद नहीं रखेगा, आने वाला जमाना उसे भूल जाएगा। दो शेर पैदा हुए, एक जो तुम देख रही हो, एक दूसरा मैं हूँ। कल्पर्निया, लास्ट माई लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, आपकी सोच जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस उसको घेरता चला जा रहा है। डू नॉट गो फॉर टुडे, आज मत जाओ। दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन विल, वी विल सेंड मार्क एंटनी टू द सीनेट हाउस, हम मार्क एंटनी को भेज सकते हैं। एंड ही शैल से यू नॉट वेल टुडे, और वो कह देगा आज आप सही नहीं हो। लेट मी अपॉन माई नी द प्रोवेल्स इन दिस, मैं अपने घुटनों पे बैठ रही हूँ, मान जाओ आज मत जाओ। सीजर, Mark Antony shall say, I am not well, and for thy humour I will stay at home. Enter Decius Brutus। एकदम मान गया था सीजर, पर इस इतने में ही डेसियस ब्रूटस ने एंट्री ली। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये वो ब्रूटस नहीं है, ये अलग ब्रूटस है, इसीलिए इसको डेसियस नाम से याद रखो। जहाँ तक हमने फर्स्ट फेज़ में रखा जाता है प्लॉटिंग के लिए, रिवेंज प्लॉट के लिए, किस तरह से प्लॉट रखा उसने, और दूसरा जो है वो डेसियस ब्रूटस हो जाता है। द सीजर ऑल हील गुड मॉरो वो द सीजर, वो सिंपल एक बिट करता है मॉर्निंग। सीजर, आई कम टू फैच यू द सीनेट हाउस एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू bear माई ग्रीटिंग टू द सीनेटर एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे। तुम बहुत अच्छे टाइम पे हो, उन्हें बोल दो आज मैं नहीं आने वाला। Cannot is false, that I dare not fall, sir, I will not come today, tell them so, Decius। आज नहीं आऊँगा, मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, नहीं आ रहा हूँ मैं आज। कल्पर्निया, से ही इज सिक, कल्पर्निया ने बोला बोल देना कि बीमार है। सीजर, शल सीजर सेंड ए लाई, क्या सीजर झूठ बोल के भेजेगा, क्या सीजर झूठ बोलेगा। हैव आई इन द कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माई आर्म सो फॉर टू बी अफ्रेड टू टेल द ग्रे बर्ड्स द ट्रूथ, मेरे हाथ इतने दूर तक है, मेरी अच्छी धाक है, उन्हें सच बताओ क्या है।
द डेसियस गो टेल देम दैट सीजर विल नॉट कम। सिंपल ये बोल देना सीजर नहीं आने वाला, डेसियस जाके। डेसियस, मोस्ट माइटी सीजर, देखो कितने यहाँ पे ये लगाए गए हैं, मोस्ट भी माइटी भी और सीजर। लेट मी नो सम कॉज, आप बता सकते हो क्यों? सीजर, लेस आई बी लॉफ्ट व्हेन आई टेल देम सो, मैं बताऊंगा तो तुम हंसोगे। द कॉज इज माई विल, आई विल नॉट कम, मेरी इच्छा है इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। दैट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सीन इट, उन्हें इतना बोल दो वो बहुत है उनके लिए। बट फॉर योर प्राइवेट सेटिस्फैक्शन, पर तुम जानना चाहते हो, बिकॉज आई लव यू एंड आई विल लेट यू नो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्पर्निया हियर माई वाइफ सेज मी एट होम, कल्पर्निया है मेरी वाइफ, मुझे कह रही है घर पे रहो। शी ड्रीम द नाइट शी सॉ माई स्टेटुआ, माई स्टेट इट मीन मेरे स्टैचू को देखा, विच लाइक अ फाउंटेन ऑफ द 100 स्पाउट, जिसमें कई सारे जो हैं वो खून की फाउंटेन निकल के आ रहे हैं, पिचकारी निकल रही है। डिड रन द प्योर ब्लड एंड मैनी लस्ट्री रोमन, उसमें कई सारे जो लस्ट्री रोमन्स हैं वो उसमें स्माइल कर रहे हैं, नहा रहे हैं। एंड दिस इज़ द वार्निंग, और इसने बोला कि वार्निंग है, कुछ बुरा होने वाला है इसीलिए आज घर रुक जाओ। नाउ डेसियस ब्रूटस, द ड्रीम इज ऑल मिस इंटरप्रेटेड, आपने मिस इंटरप्रेट किया है इस ड्रीम को। इट वॉज अ विजन फेयर अनफॉर्चुनेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। योर स्टैचू स्प्राउटिंग द ब्लड इन मैनी पाइप्स इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन बैट्स सिग्निफाई दैट फ्रॉम यू द ग्रेट रोम शल सक द रिवाइविंग ब्लड। इसी को मीनिंग को इसने इंटरप्रेट करके अलग बता दिया। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, जो खून निकल रहे हैं इसका मतलब आपके खून पे पूरा रोम जो है वो रिवाइव होगा, उनका खून बदलने वाला है, एक नई सोच पे जाने वाले हैं। दैट ग्रेट मैन शेल प्रेस फॉर टिंचर स्टेन्स एंड द रेलिक्स एंड कॉग्निसेंस एंड दिस इज द कल्पर्निया ड्रीम इज सिग्निफाइड। और जो महान लोग होते हैं उनके पास तो ये होता है, उनमें कुछ स्टेन, रिलिक्स, कॉग्निसेंस ये सब तो होते हैं। टिंचर्स मीन्स कुछ दाग, कुछ स्टेन, ये सब तो है ही। और अगर आज आप नहीं गए तो आपका नाम खराब हो जाएगा आगे, तो आज आपको जाना चाहिए। सीजर, एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट, बहुत अच्छी तरह से बताया तुमने। डेसियस ब्रूटस, आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से एंड आई नो इट नाउ दैट सीन इट हैव कंक्लूडेड टू गो दिस डे टू क्राउन अ माइटी सीजर, उन्होंने पहले इरादा कर लिया है, वो आपको आज ताज पहनाने वाले हैं। इफ़ यू शेल सेंड देम द वर्ड यू विल नॉट कम, अगर आप ये बोलोगे कि आप नहीं आने बोले, देयर माइंड्स में चेंज, क्या पता उनका दिमाग बदल जाए। तो इस तरह की लाइन फ्लैटरी लाइन है, बहुत ही एक तरह के बहुत सही तरह से लाइन को प्लेस किया गया, और जो इंटरप्रिटेशन है वो ड्रीम का, दैट इज़ द परफेक्ट। And break up me the senate till another time when the Caesar wife shall meet me with the better dreams. If Caesar hide, अब क्या मैं ये बोलूँगा वहाँ जाके कि आज वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं सीज़र की वाइफ को कब अच्छा सपना आएगा, उस दिन वो आएंगे, उस दिन हम उन्हें ताज पहनाएंगे। पार्डन मी सीज़र, मुझे माफ़ करो अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो। सीज़र, हाउ फुलिश डू यू फियर द सीम नाउ कल्पर्निया, आई एम ashamed I did yield to them and give me my robe and for I will go, मुझे खुद पे शर्म आ रही है और ये कल्पूर्निया की बातों में मैं कैसे आ गया, मैं उन्हें क्या ये बोलूँगा, लाओ दो मेरी तलवार और मेरे कपड़े दो, मैं जा रहा हूँ। द प्यूबिलस, अब यहाँ एंटर प्यूबिलस, ब्रूटस, लिगेरियस, मेटलस, कास्का, ट्रिबोनियस एंड सीना, सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर हैं, सारे आगे। गुड मॉर्निंग सीजर एंड वर्क, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है सीन। एंड द वेलकम प्यूबिलस वन द ब्रूटस यू स्टेड अर्ली टुडे एंड द गुड मॉर्निंग, अब ये वहाँ पहुँच गया है, वहाँ लेजिस्लेटिव यानी कैपिटल में। ब्रूटस, सीजर एंड एट, सीजर आई थैंक यू फॉर द पेन्स एंड द गॉड्स, एंटर एंटनी, सी एंटनी दैट रिवोल्स एन आई एंड द एंटनी, ये ठीक है, रहने दो सीजर, बिड देम प्रिपेयर एंड ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ वर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव एंड द प्रेयर्स वुड मूव मी, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार, ये आपको रटनी है लाइन, दैट वन सेट बाय गन सीजर। सीजर की लाइन है किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, ध्यान रखना, दिस इज एक्ट नंबर 3 एंड सीन नंबर 1, ठीक है, 2-3 हो गए आपके वैसे याद रखना है। एक्ट 3 सीन नंबर 1, और रिगार्डिंग किसके बोली गई है लाइन जो है वो सिम्बर, मेटलस सिम्बर का केस, मेटिलस सिम्बर। और मेटिलस सिम्बर का केस क्या है, मेटिलस सिम्बर का जो भाई है उसका नाम है प्यूबिलस सिम्बर, PUBLIUS सिम्बर। पेबलस सिम्बर को जो है बैनिशमेंट दिया था किसने, सीजर ने। तो वहाँ पे जो वो सब जब वो लेजिस्लेटिव एरिया में यानी कैपिटल में बुलाया गया तो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना था, तो सबने प्लान करा कि मेटिलस सिम्बर का केस को छेड़ेंगे
और बोलेंगे कि प्यूबलिस सिम्बर का जो बैनिशमेंट है कि उसको हटा दूँ। तो उसके रिगार्डिंग सीज़र बोल रहा है कि मेरा जो डिसीज़न है वो नॉर्थ स्टार की तरह है, मैं बदल नहीं सकता, बेशक हवा बदल जाए, सब कुछ बदल दे, पर मैं स्टेड फास्ट रहूँगा, फिक्स रहूँगा। इसी के उस पे नॉर्थ स्टार और स्टेड फास्ट पे ही आगे एक पोएम लिखी है खूबसूरत, जॉन कीट्स ने। अर्ली रोमांटिक पोएट है ये, ठीक है, 1818 और 19 के आसपास ये पोएम लिखी गई है। तो नॉर्थ स्टार स्टेड फास्ट, ठीक है। तो अब वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट के उस पे यूज़ किया गया है मेटल सिम्बर के केस को। इन्होंने पहले से डिसाइड करा था कि मेटल सिम्बर के केस को रखेंगे और डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और मैंने रियल आपको पहले भी बताया कि मेटल सिम्बर किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, रियल हिस्ट्री। और वही सारी बातें इसमें भी लिखी हुई है, आप एक बार इस स्लाइड को रोक के देख लेना। के पूछे गए व्हाट डज द मेटल सिम्बर डू इन जूलियस सीजर, कि जूलियस सीजर में मेटल सिम्बर का यहाँ पे काम क्या है। Metellus Cimber is one of the conspirator that planned for the assassinating of the Caesar. He convinces the conspirator to add Ligarius and Caesarea to the plot. And Caesar before assassination, तो वो उसका सीन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वॉज Metellus Cimber a real person? बिल्कुल सही, रियल पर्सन है। Lucius Tilius सिम्बर को रिप्रेजेंट करता है इन रियल हिस्ट्री। इज Metellus Cimber a conspirator? बिल्कुल है। What does the Metellus Cimber distract की Caesar? How does, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया उसने कि the Metellus Cimber distract the Julius Caesar as assassination by begging the Caesar to return to the brother from the exile। अपने भाई की डिमांड कर रहा था, उसके पैरों में गिर गया सीजर के, और सीजर उसको देख रहा था, इतने में सबने पीछे से आके चाकू मारना शुरू कर दिया। Although Metellus Cimber is a minor character, have 5 speaking lines, सिर्फ 5 लाइन इसको दी गई है। एंड अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेटर पॉइंट एंड द प्लानिंग, पर प्लानिंग का जो मेन एग्जीक्यूशन है वो इस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। Metellus Cimber, oh let us have him, for this silver here will purchase us good opinion, and by men's voice to come in our deed, and it shall be said the judgment rule our hand. Metellus Cimber show his intelligence and understanding of the politics with his court. He is referring to the conspirator arguing to let Cicero into the conspiracy to kill Caesar. सिसेरो को भी लेके आओ, क्योंकि सिसेरो बहुत बूढ़ा था, और सिल्वर हेयर का मतलब क्या है, उसके बाल जो हैं वो पके हुए थे, सफ़ेद बाल थे उसके। एंड उसको लेके आना है, क्योंकि वो ही आर्ग्यू फॉर दिस सिसेरियो जॉइन बिकॉज ऑफ हिज एज, एन ओल्ड रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सीनेट, एंड वुड लेट द क्रेडिबिलिटी टू देयर प्लॉट। क्योंकि अगर प्लॉट है वो जानबूझ के इस कहानी को रच रहे हैं कि उसको छुड़वा के लाना है, ये करना है, वो करना है, तो कोई एक बड़ा बड़ा आदमी बात कर रही है जिसके बाल सफ़ेद हो, तो ज़्यादा सीजर का ध्यान उस तरफ झुका रहेगा और उसको डिस्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। तो सिसेरो को भी प्लॉट में रखो, वो इस केस को छेड़ता रहेगा, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा हम उस समय पे अटैक कर देंगे। द लाइन सेट बाय द मेटलस सिम्बर, और मेटलस सिम्बर की लाइन है वो लेट अस हैव हिम, उसको लेके आओ, द सिल्वर हेयर विल परचेस अ गुड ओपिनियन, वो एक अच्छा ओपिनियन रख देगा उसके आगे, सीजर के आगे, और यही हमारा टाइम होगा जब हम अपने काम को कर देंगे। इस तरह से शेक्सपियर के 5 एक्ट कंसेप्ट यूज़ करते थे, 5 एक्ट यूज़ करते थे शेक्सपियर, एक्ट 1, एक्ट 2, 3, 4 एंड 5। एक्ट नंबर 1 दैट इज़ द प्रोलॉग, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया जाता है कौन है क्या है, दैट इज़ द वेरी बिगनिंग ऑफ द राइटिंग। इसी को प्रोटैसिस बोलते हैं। एटिन प्रोटैसिस एक प्ले के लिए यूज़ किया जाता है और ड्रामा के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ये किसी प्ले और ड्रामा का। एपिटैप्सिस इट मीन जहाँ ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन, जो मेन जो कहानी चलती है, दैट इज़ द राइजिंग एक्शन, इसीलिए एपिटैप्सिस राइजिंग एक्शन होता है। और कन्फ्लिक्ट शुरू होगा, फिर एक्शन जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे सीन होगा जो कि एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसके बाद जब एक हाई राइजिंग एक्शन बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, फिर नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है वो, दैट इज़ द फॉलिंग एक्शन, जो कि एक्ट नंबर 4 डिनाउनमेंट का मीन्स द एंड सीन ऑफ राइटिंग, यानी फाइनल जो सीन है, इसी को कैटास्ट्रॉफी दिखाया गया। इसमें बहुत ज़्यादा हालात जो है वो इस राइटिंग में जब हम देखते हैं जूलियस सीजर में कैसे कैटास्ट्रॉफिक है, क्योंकि वो सेनेका ट्रेजेडी है बिल्कुल एंड में, जो कि कैटास्ट्रॉफी पे ख़त्म होती है। ये आप ऐसे बना के आ सकते हो, द 5 एक्ट इन राइजिंग, कन्फ्लिक्शन एंड फॉलिंग एक्शन, डिनाउनमेंट, प्रोलॉग, प्रोटैसिस, एपिटैसिस एंड कैटास्ट्रॉफी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वानी की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल, या आप भी समझ सकते हो, मैनहुड, यानी पूरे थीम ही मैनहुड का ही चल रहा है। स्टार्टिंग में वो जूलियस सीजर को जाता है डायरेक्टली, जो टाइटल है इस पूरे राइटिंग का।
कि सीज़र एज़ एन मैनहुड प्रेज़ेंट कर रहा है और इसी की वजह से एक सीरियस फ्लॉ जो है वो जनरेट होता है, जिसको हम पहले भी अब मैंने बताया आपको हमर्शिया है, दैट इज़ कि वही फ्लॉ की वजह से उसी मैनहुड कंसेप्ट की वजह से डिसोल्यूशन होता है यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर का। मैनहुड का कंसेप्ट बाकी अदर कैरेक्टर्स के लिए भी है, जैसे ब्रूटस वो भी एक प्राइमरी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, उसमें भी मैनहुड का कंसेप्ट आता है। एंड में किस तरह से लहरों के साथ हमें जीतना होगा, दैट इज़ अगेन द मैनहुड कंसेप्ट। तो ये जो मैनहुड कंसेप्ट है और जो ऑनर का कंसेप्ट है, मार्क एंटनी के स्पीच में दिखाया गया किस तरह से ब्रूटस को बार बार ऑनरेबल बोला जा रहा था, और साथ ही साथ जो है वो आयरॉनिकल स्टेटमेंट है और ऑक्सीमोरन का यूज़ करते हुए रिटोरिकल एंड पे जैसे लिखा गया है। तो वही सब बातें यहाँ पे आप रोक के देख लेना। बाकी पोर्शिया ने भी क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग टू द मैनहुड कंसेप्ट ऑफ ब्रूटस, कि उसे लग रहा था कि ब्रूटस के पास उतनी मैनहुड है कि नहीं, कि एंटनी है दूसरा फॉर ऑक्टेवियस है, उससे हार जाएंगे। तो मैनहुड कंसेप्ट की वजह से एक और का सुसाइड होता है कैरेक्टर का, वो है पोर्शिया। लॉजिक और लैंग्वेज देखते हैं तो लॉजिक का पस हुआ है किस तरह से डायलॉग्स को दिया गया है, कल्पर्निया कैसे बोल रही है, ओथेलो के सॉरी ओथेलो कह रहा हूँ, कल्पर्निया कैसे बोल रही है, साथ ही साथ सीजर कैसे बोल रहा है उसके साथ, दैट इज़ द फुल ऑफ द लॉजिकल। बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स का यूज़ किया गया है, नॉर्थ स्टार का यूज़ किया गया है, और कैसे ब्लड का एज एन यूज़ किया गया है। लैंग्वेज भी काफ़ी रिटोरिकल है, पूरी उसमें हमें लैंग्वेज काफ़ी रिटोरिकल मिलती है, जहाँ पे कोवर्ड्स डाई वाली लाइन है। इवन द मार्क एंटनी की जो स्पीच है दैट इज फुल ऑफ द रिटोरिकल। इट मीन्स सिम्बर की भी जो स्पीच है दैट इज ऑल्सो द रिटोरिकल। कल्पर्निया की भी रिटोरिकल है, फुल ऑफ रिटोरिक है। बट जो रियल सेंस जाता है हमारे रिटोरिकल का, वो एट दी एंड एंटनी को जाता है, मार्क एंटनी, और किस तरह से उसके स्पीच ने उस पूरे क्राउड को जो है मॉब ने बदला। बाकी अगर आपको लाइंस रोक के देखनी है तो देख सकते हो, पर कहानी हमने बहुत डीप में पढ़ ली है तो उसके हिसाब से आप आराम से लिख के आ सकते हो। पैराडॉक्सिकल भी है, अपोजिशन को भी फॉर्म किया गया है, और कहते हैं जहाँ राइटिंग में आपको जो है आगे मूव भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक और दूसरा अगर ब्लैक एंड वाइट है तभी वो कहानी में जो है वो एक स्टार्क कंपैरिजन आता है, तभी कहानी में एक तरह का वो रस आना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेन टेस्ट ऑफ द राइटिंग। इसलिए रिटोरिकल और उसके साथ परसुएडिंग ये रखना होता है, इसके साथ साथ एक लॉजिक और लैंग्वेज का जो यूज़ किया गया वो भी, और अपोजिशन यानी एक पैराडॉक्स सिचुएशन हमेशा रखना होता है अगर कहानी को अगर आपको आगे की तरफ प्रोपेल करना हो तो। और शेक्सपियर परफेक्ट थे सब प्लॉट को मेन प्लॉट में कनेक्ट करने के लिए, जिस तरह से घोस्ट का यूज़ करना, और उसी तरह से जो है अपोजिशन यानी जिस तरह से हम बात करते हैं अगर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, इसका अपोजिट कंसेप्ट का यूज़ करके, चाहे वो एंटनी की स्पीच हो, चाहे वो इवन हम सीजर की कंडीशन के बारे में बात करें या ब्रूटस की कंडीशन के बारे में बात करें, तो इस तरह से अपोजिट के थ्रू जो है कहानी को स्टीयर किया गया, आगे की तरफ प्रोपेल किया गया है। जहाँ पर तो जब डेसियस के आगे बोला गया था कि पब्लिक मैटर प्राइवेट मैटर, तो सीजर ने बोला कि प्राइवेट है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए प्राइवेट मैटर बताता हूँ। वो प्राइवेट मैटर क्या है कि कल्पर्निया मुझे मना कर रही है जाने से, और पब्लिक मैटर का भी एक बहुत ही ज़्यादा डर है इसमें, क्योंकि पब्लिक में किस तरह से फेम बनाना है, पब्लिक में एक राजा को कैसे दिखना है, वो एक अलग ही चीज़ है। इसके बाद एंटनी का स्पीच भी है, किस तरह से पब्लिक को प्राइवेट वाली चीज़ें बताई जा रही है कि सीज़र ने क्या-क्या कर रहा था तुम्हारे लिए, वो क्या-क्या लेके आ रहा था। तो ये प्राइवेटनेस और पब्लिक, और ये जो पब्लिक का जो एमलगेशन है, इनका जो ब्लेंड है, इस राइटिंग का एज़ इन फाइबर की तरह काम कर रहे हैं ये राइटिंग के, जो कि प्लॉट को जो है फाइबर यानी प्लॉट के जो फाइबर है अगर हम बात करें, और उस स्पाइन को जो इंटरकनेक्ट जो कर रही है वेन, दैट इज़ दिस यानी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। वही सारी बातें मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वही सारी बातें आप बस देखना है स्लाइड को रोक के। देन अच्छा ये भी सिंपल है, आप अब रीड करोगे तो बिल्कुल आपको समझ ही आ जाएगा कि किस तरह से पॉलिटिक्स है, और ये जो पॉलिटिक्स है वो पूरा एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेटर ने किस तरह से इसे रखा। और मोरालिटी की जहाँ तक बात आती है तो वो सारी बात किसके रिगार्डिंग है, ब्रूटस के रिगार्डिंग, कि ब्रूटस मॉरल था कि नहीं। बिल्कुल ब्रूटस एक कैरेक्टर है जो कि मॉरल कैरेक्टर है, क्योंकि उसके अगर हम इस कैरेक्टर के लेंस के थ्रू देखते हैं तो सब चीज़ हमें अगर, और हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है कि किस तरह से मॉरल प्रिंसिपल पे ब्रूटस जो है वो पूरी तरह से गवर्न था, पूरी तरह से ग्रूव्ड जो था ये मॉरल प्रिंसिपल पे ही था। इसने सिर्फ ये करा किसके लिए, रोम के लोगों के लिए, एंड फॉर द सेक ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द सेक ऑफ द रिपब्लिक। तो वो सब मोरालिटी को बताती है, द पॉलिटिक्स आपको पता है दैट गोज विद द कॉन्स्पिरेटर।
तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने। अगर आपको आता है और समझ आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है स्लाइड के थ्रू गो होने की, इस वाले की, तो आप खुद भी लिख सकते हो। लिखा है किस्मत। अब ये जो फेट को ओमिन के साथ जोड़ा गया है, किस तरह से अलग अलग चीज़ें जो दिखाई जा रही थी उसके ऊपर भी ये राइटिंग है कि आगे आसमान में क्या दिख रहा है, मिट्टी और क्या है, वो सब कुछ, वो जो डायलॉग्स हमने देखे थे उसमें सब साफ क्लियर हो ही रहा था। फेट का कंसेप्ट यहाँ पे दिखा है, जो फेट में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना है। वो सीजर ने भी वहाँ बोला था जो मरना तो है ही, आज मरूँ या कल मरूँ। इस तरह के फेट कंसेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी तरह से वो सारे फ्रेम उठा लेना इस कहानी में से, बस कहानी को अच्छी तरह से देखो, डायलॉग्स को बहुत अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये उन पे ज़्यादा है ये। ठीक है, बाकी आपको वही सारे सीन्स उठाने हैं और जो डायलॉग्स हैं उन्हें याद कर लो और उन सबको थ्रू ही आपको लिख के आना। जैसे सूद शेयर भी स्टार्टिंग में मिलता है, जिसने बोला कि 15 डेज ऑफ द मार्च का मतलब है 15 मार्च के आसपास जो है सब कुछ थोड़ा तैयार रहना, बच के रहना, इस तरह से। और शेक्सपियर की क्वालिटी है कि वो हर जगह इस तरह के सूद कंसेप्ट जो है, जैसे मैकबेथ में स्टार्टिंग में चुड़ैल जो आती है वो कहती है, और इस तरह का जो है ये कंसेप्ट वो शेक्सपियर ने बहुत यूज़ करते हैं और परफेक्ट है, क्योंकि ये प्लॉट के इंटरकनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लॉट नहीं होते थे शेक्सपियर के, सब प्लॉट्स होते थे, वो सब प्लॉट को जो है मेन स्ट्रॉन्ग प्लॉट के साथ प्लॉट के साथ कनेक्ट किया जाता था। कई सारी कहानियाँ चल रही है, वो छोटी छोटी कहानियाँ आपस में जुड़ रही है, इस तरह से प्लॉट को जो है वो एक परफेक्ट किया जाता था, ग्रूव्ड किया जाता था प्लॉट को। और इस प्लॉट के ऊपर कैरेक्टर बहुत परफेक्ट यूज़ करते थे शेक्सपियर, जिसमें कैरेक्टर में इतना ज़्यादा वजन होता था। आप देख सकते हो कैरेक्टर की पोटेंसी की किस तरह से जूलियस सीजर जब कैरेक्टर को देखते हैं तो एक वो रियल हिस्ट्री में है, और ये जो प्ले वाला है ऐसा लगता है कि प्ले वाला ही रियल वाला रहा होगा। इस तरह से अगर लिखना कि बिल्कुल एक लाइव कैरेक्टर को प्रेजेंट कर देना, दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ द शेक्सपियर। वही सारी बातें यहाँ। ओमेन का कौन कौन सा सीन है वो आप स्लाइड रोक के देख लो, वैसे हमने कहानी में ऑलरेडी कर रखा है ये। द बॉडी ब्लड एंड पेन, दिस इज ऑल्सो सो सिंपल, ये भी आप देख लेना। नाउ दिस इज रिगार्डिंग टू द रूम, ये भी बहुत सिंपल है ना, रूम के लिए कि तो आप इससे भी बेहतर लिख के आ सकते हो, बस आपको सीन को निकालना होता है कहानी में से। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह से परसुएशन का आर्ट है, मार्क एंटनी की स्पीच को आप 3 से 4 बारी देखो, रिटोरिकल है, फिलोसफिकल स्पीच यूज़ करा है, ठीक है, ये सब वही बातें हैं, बस उस स्पीच को रोक के आपको देखना, कुछ लाइन्स याद रखनी जो आपको लिखनी है वहाँ। लेगा जहाँ कैशियस जो है वो परसुएट कर रहा है ब्रूटस को, बिल्कुल सही। अगर ये नहीं होता हम भी कहते इसे द फर्स्ट प्लॉटिंग। और ये डायलॉग्स इसके रिगार्डिंग आप पढ़ लेना। और एंटनी का परसुएशन भी है इसमें, साथ ही साथ डेसियस का परसुएशन भी है। तो कैशियस जो है वो किस तरह से उसके परसुएशन हम देख रहे हैं रिगार्डिंग टू ब्रूटस। एंटनी का है रिगार्डिंग टू दी रोम के लोगों के लिए, द क्राउड ऑफ दैट रोम, जो कि मॉब में टर्न होगी बाद में, ये एंटनी का है। ऐसे डेसियस का है, डेसियस का परसुएशन का टेक्निक है यहाँ पे, जहाँ उस सीजर के रिगार्डिंग है कि उसे बुला के लेके आता है। ऐसे ही मेटिलस सिम्बर का है कि वो सीन को एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, बहुत सीन है इसमें परसुएशन के, परसुएशन का वो टेक्निक है। वो मैंने आपको बताया था लहरों के साथ ऊपर चले हो, जो कि किसने बोला अगेन, किस तरह से जो है वो ब्रूटस एट द एंड में कैशियस को परसुएट कर रहा है, उसको मना रहा है कि अब हमें एंड में हारना नहीं है, तो इस तरह का। टू दिस स्टोइसिज्म और स्टोइक, कंसेप्ट ऑफ स्टोइसिज्म के रिगार्डिंग है, और स्टोइसिज्म है क्या, और स्टोइक कहते किसे हैं और कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले जूलियस सीजर अगर हम प्ले की बात करते हैं तो स्टोइक फिलॉसफी पे, स्टोइक फिलॉसफी का सिंपल मतलब होता है जो भी लाइफ में दर्द और सफरिंग जो आ रही है वो आएगी, बिना कंप्लेन करे उसे सह लो, यानी जो बुरा होना, जो लिखा है, जो बुरा होना है वो तो होके रहेगा, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं मूव कर सकते, यानी हमें उसे अपना लेना चाहिए। और यही है हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी के टाइम पे आई थी, 3rd सेंचुरी में बहुत फेमस हुई है, और ये स्टोइक फ़िलासफ़ी। और इसका सिंपल मानना है जैसा जो लिखा है, जैसा जो आ रहा है उसको आने दो, पेन से हमें डरना नहीं है। और ये हमने देखा डेथ से डरना नहीं है, ये लाइन सीजर ने भी बोली है, ये लाइन इवन ब्रूटस ने भी बोली है। सीजर को जब कल्पर्निया बोलती है, वन कल्पर्निया अर्जेस द सीजर टू स्टे होम एंड नॉट टू मेक अपीयरेंस टू द सीनेट बिकॉज शी फियर्स ऑफ द सिम्बोलिज्म ड्रीम एंड ओमेन, क्योंकि उसने सपना देखा है और सपने में उसने देखा है कि कितना बुरा हो सकता है सीजर के साथ। पर सीजर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है टिपिकल स्टोइक फैशन में, इट सीम मोस्ट स्ट्रेंज टू मी एंड मैन शुड फियर,
इंसान डरते क्यों है मौत से, वो तो एक दिन आना ही है। यानी पेन को हंस के अपना लेना, पेन को लेके ज़्यादा वो नहीं फील करना, यानी जो आ रहा है वो तो आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टोइक फिलोसफी। ब्रूटस के रिगार्डिंग, जो ब्रूटस का मैनर ऑफ द थॉट इन स्पीच इज ऑल्सो स्टोइक। व्हेन ही रिवील कैशियस एंड द मेटिलस इवन दैट कमिटेड द सॉरी मिसलस दैट द कमिटेड सुसाइड, कि पोर्शन ने सुसाइड कर लिया है कोयले को खा के। There is a very little in his use of the language express the devastation and must feel why farewell Portia, we must die। क्यों फेयरवेल इतनी जल्दी करके गया, हम सबको मरना ही है, तो एक दिन हम भी मरेंगे जैसे वो मरी है। दिस इज ऑल्सो स्टोइक। तो स्टोइक फिलोसफी को इसमें दिखाया गया है। नौ की बात करते हैं यहाँ पे। नॉर्मली रिपब्लिक इज बेटर देन मोनार्किल। मोनार्की जो कि लग रहा था सीजर मोनार्किल को रूल कर सकता है, मोनार्की को लीड कर सकता है, मोनार्की को दोबारा से जन्म दे सकता है, इसीलिए रिपब्लिक की तरफ मूव करने के लिए अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो डायरेक्ट एक कैरेक्टर की तरफ मूव करवाता है हमें, दैट इज़ द ब्रूटस। ब्रूटस ने इसी के सिनेरियो जो है वो सीजर को मारा, नहीं तो फिर सीजर को मारना मुश्किल था, और ब्रूटस ने इस वजह से ही मारा। तो हम देखते हैं कि ये दिस इज़ द रियल, अगर बोले द प्लॉट है, यही रियल प्लॉट है ये। दिस इज़ द रियल प्लॉट कि सच में कहानी में इसी के पीछे पूरी कहानी के कैरेक्टर्स को ग्रूव्ड किया गया है, उनको पूरा स्क्रूड अप किया गया है, बाइंड किया गया है, रखा गया है, लेयर अप किया गया है, टच अप डाला गया है, और इस तरह से पूरा प्रिपेयर करके इस कहानी को बाकी सबके साथ इंटरवाइंड हो। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द स्पाइन ऑफ द राइटिंग कि सच में, और इन दोनों का जो टसल है दैट लीड्स द कैरेक्टर दैट्स ब्रूटस। दो कैरेक्टर उठा लेना, रिपब्लिक के लिए ब्रूटस और दूसरे के लिए मोनार्की के लिए एक तरह से वो हमारे पास सीजर। और मैंने बोला था एलिजाबेथन पीरियड और एलिजाबेथन लिटरेचर और एलिजाबेथन एज, उस टाइम पे शेक्सपियर को डर भी लग रहा था। और एलिजाबेथन 1599 में लिखा गया है कि जिस समय एलिजाबेथ जो है वो अब हटने वाली है गद्दी से, अब जेम्स वन बैठेगा, उस समय पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने एक तरह का पॉलिटिकल ये सिटायर कमेंट किया था प्रिकर्सरी वे में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस स्लाइड में, तो आप वो देख लेना। कि डर लग रहा था शेक्सपियर को कि कहीं आगे जाके कोई ऐसा इंग्लैंड जो है वो मोनार्कियल रूल के अंडर ना आ जाए, तो यहाँ पे किस तरह से ऐसा दोबारा से एलिजाबेथन थिएटर वैसा कंसेप्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो प्रिकर्सिव वे में इसे डिज़ाइन किया गया, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको ये। देखते हैं तो वुमेन यहाँ पे एक फेवर पॉइंट पे खड़ी है, इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड। यहाँ पे वुमेन ऐसा नहीं है कि फ्रेजाइल दिखाई गई है, कमज़ोर या मीक, ठीक है, इस तरह का नहीं है। सीरीन बहुत ज़्यादा शांत, इस तरह का नहीं है। पोर्शिया को देखते हैं तो बिल्कुल एक पोटेंसी देखने को मिलती है, एक पावर एसेंस का देखने को मिलता है, राइट, उसमें पूरी कहानी में, कि जहाँ पे उसने अपने आप को बताया मैं किसकी बेटी हूँ, उसके बाद किस तरह से उसने एक्ट किया, और एंड में कहीं ऐसा नहीं लगा गया कि वुमेन के सब्जुगेशन की बात की गई, वुमेन को दबाया गया है या फिर उनके सप्रेशन की बात की गई है। तो फ्री लिबरल टेस्ट ऐड कर रखा है शेक्सपियर ने हमेशा वुमेन को, और वुमेन हमेशा लिबरल टेस्ट में ही होते हैं। यहाँ पे वुमेन का जो जजमेंट है रिगार्डिंग टू कल्पर्निया वो ट्रू यानी बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे कि इतना बड़ा वेलिएंट और पावरफुल, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली किसकी, सीजर की, वो भी उसकी बात में आ गया था। अगर हम डेसियस की एंट्री नहीं करवाते तो इट मीन वुमेन रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, वुमेन की कंडीशन बिल्कुल आउटराइट दिखाई गई, वुमेन को कहीं पे भी फ्रेजाइल, मीक और सब्जुगेट और सप्रेसिव और सबमिटेड ऐसा नहीं दिखाया गया। दिस इज़ द परफेक्शन, और बिल्कुल ही एक इस तरह से राइटिंग दी, एक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा दिए, इवन द डायलॉग का भी ज़्यादा कंसेप्ट जो है फीमेल साइड मूव करवाया गया है। कल्पर्निया के डायलॉग कहीं ऐसे कम नहीं लगते कि सीजर से कम लग रहे हैं। तो शेक्सपियर ने इक्वल बेसिस पे जो है डायलॉग का सर्टिफिकेशन यहाँ पे किया है। तो ब्रूटस के साइड से चाहे वो कल्पर्निया हो, सीजर के साइड से, दोनों को इक्वालिटी बेसिस पे ग्रूव किया है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी तरह से स्लॉट डाउन किया है शेक्सपियर ने। तो फीमेल साइड से दिस इज़ द परफेक्ट राइटिंग। व्हाट डज द एंडिंग का सिंपल मतलब है, इट मीन दिस इज अ कॉल रिगार्डिंग टू द रिपब्लिक, द नेशन ऑफ रिपब्लिक, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर बैठेगा अब, अगस्त सीजर, और यहाँ से शुरुआत होगी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन की। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो में एंडिंग है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं द फ्लेवियस एंड द मिररलेस के बारे में मैंने आपको बताया, वो शुरुआत में ही गुस्से में है बहुत ज़्यादा। और वो किस तरह से जो आम लोग जो हैं वो सीज़र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले पॉम्पे के थे, अब वो सीज़र के हो गए इसी बात को लेके। और अगर इतना ज़्यादा प्रेज़ करेंगे तो सीज़र मोनार्कियल गवर्नमेंट को
लेके आ सकता है। दोबारा जो देखने को मिला ये फर्स्ट टू द वॉइस एंड द सीजर एंड इवेंचुअली लीड्स टू द मर्डर लेटर इन द प्ले। बाद में जो मर्डर हो रहा था सीजर का उसमें भी ये दोनों थे। वाई डज द सीजर डिसाइड टू गो टू दिस इन डिस्पाइट ऑफ द वाइफ वार्निंग? क्योंकि वो एक तरह का एम्बिशन का बात थी, वो एक तरह के मेलनेस की बात थी, वो डेसियस की फ्लैटरी का कंसेप्ट था, इवन वो पोटेंसी की बात थी, एक तरह से वो मेलनेस है ना, और जिस तरह से राजा होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात। बाकी आप स्लाइड रोको और देखो, दिस इज रियली वेरी सिंपल। वाई डज ब्रूटस अलाउ एंटनी टू स्पीक सीजर्स? बहुत तरह जनता जो है और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके। ब्रूटस अलाउ एंटनी टू स्पीक इन द सीजर फ्यूनरल इन होप दैट डूइंग सो दैट वर्क टू द कॉन्स्पिरेटर बेनिफिट। इससे और फायदा होगा। द प्लान टू मेक द स्पीच टू द रोमन पीपल आउटलाइनिंग द रीजन ऑफ द सीजर्स डेथ। उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा कि बिल्कुल पहले एक है, एक से भले दो, दो से भले तीन, सब वही बात बोल रहे तो बिल्कुल सही बोला है। was assassinating Caesar the right decision? या आपके चॉइस से, आप अपने एंगल से लिख सकते हो इज दिस राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस, पर राइट चॉइस से लिख के आना। क्योंकि अब देख चुके हैं हम, डेमोक्रेटिक नेशन आया और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है, इसीलिए इंडिया भी आज ऐसी है। नहीं तो अगर ये शुरुआत ही नहीं होती डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, तो मोनार्कियल के अंडर, मोनार्कियल जैसे अम्ब्रेला के अंदर एक सीरियस थ्रेट जनरेट हो सकता था। ठीक है, तो ये इसको आपको फेवर के पॉइंट में ही लिख के आना है। खुद ही वाई डज द ब्रूटस किल हिमसेल्फ, ये भी खुद कर लेना आपको। ठीक है, सुसाइड क्यों करते हैं समझा रखा है कहानी में, बाकी आप स्लाइड रोक के देख लो। फाइनली यहीं पे जूलियस सीजर ख़त्म होती है, और आपको किस तरह का जैसे पढ़ाया उसका प्लीज़ आप नीचे कमेंट जरूर करना। और इन केस अगर आपको कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 888 इस नंबर पे, और यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो किसी उसके ऊपर, कोई आपको राइटिंग चाहिए, कोई पीस ऑफ नॉवेल चाहिए, कोई पर्सनल अगर क्लासेस में चाहिए, तब भी आप मुझसे यहाँ पे सिंपल मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। फेसबुक आईडी पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ये मेरी ईमेल आईडी है, इवन गूगल भी कर सकते हो मुझे अगर मेरे बारे में जानना है आपको। तो थैंक यू सभी को, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी अच्छी बात है, ये चैनल जो है वो क्रीम लेयर पे आ सकेगी। थैंक यू सभी को।